अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, कोशिश करेंगे जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। हम सबकी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जितनी अच्छी तरह हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे उतनी बेहतर तरीके से अपने रोल को प्ले कर सकेंगे। और ये नहीं समझना चाहिए कि शायद अगर हम सिर्फ खुद को बदलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर एक शख्स की वैल्यू है हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में, और हर एक शख्स वो वैल्यू ऐड करता है। तो हमेशा अगर आपको लगता है कि आप किस तरह से किसी चीज़ को बेहतर कर सकते हैं, कि मत सोचें कि कोई और क्या कर रहा है या कोई और क्या नहीं कर रहा है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने किरदार को अदा करें और बाकी जो है दूसरों का काम दूसरे ही जानेंगे। आगे बढ़ते हुए एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे। चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये पैगाम दिया, जो जिसका अहल है उसको उसी मनसब पर मुकर्रर करना चाहिए। और यहाँ अमानत का जिक्र फरमाया। अमानत की 3 किस्में हैं। पहली वो किस्म जिस अमानत का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात के साथ है, अल्लाह की ज़ात के साथ है। इसका मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उनको बजा लाना, और जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है उससे बाज रहना, ये भी एक अमानत है। इसके मुतालिक भी क़यामत के दिन हमसे पूछ होगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस अमानत को बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमेशा अपने आप को एज अ पर्सन इम्प्रूव करते रहें, बेहतर करते रहें, अपने ऊपर काम करें, दूसरे लोगों को छोड़ें। दूसरे क्या करते हैं और क्या नहीं करते इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप कोई अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, जिस तरह से किसी नई हैबिट को स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी नई हॉबी को स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करना चाहिए या हेल्दी खाना खाना चाहिए, कोई भी और चीज़ भी, तो हमेशा याद रखिए थोड़ा सा इनिशियली मुश्किल होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ नॉर्मलाइज हो जाती है। इसलिए शुरुआत करें अगर आपने कोई चीज़ सोच ली है, और हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आसान होती जाती है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी, जानेंगे मौसम के सूरत हाल। जी मरियम। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के आगाज़ में ही फैसलाबाद का मौसम जो है वो सर्द और खुश्क हो चुका है, क्योंकि दिन और रात के औकात में चलने वाली हवाएं जो थी वो फैसलाबाद के मौसम को जो है वो खुशगवार कर देती और बीमारियों से जो है वो महफूज रखती थी। लेकिन अब नजर ये आ रहा है कि शहर फैसलाबाद की जो फिजाई आलूदगी है उसमें भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, और उसके साथ साथ फैसलाबाद का मौसम जो है हवाएं ना चलने की वजह से खुश्क और सर्द होकर रह गया। महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 80% है, जबकि हवाएं 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हवाएं ना चलने की वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो किसी हद तक जो है वो नाखुशगवार भी है। उसके साथ साथ बीमारियां फैलने के जो अंदेशे हैं वो भी दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो तिबी माहिरीन की जानिब से इस बात की जो है कहा जा रहा है कि एहतियाती तदबीर जो है वो की जाए ताकि खुद को इस खुश्क सर्दी से जो है वो बचाया जा सके। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। मौसम इसी तरह से जो है वो खुश्क और सर्द रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि फैसलाबाद शहर का मौसम कॉन्टीन्यूसली ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं उसी तरह से कोशिश करें कि अपने आप को कवर करके रखें। बड़े आराम से बीमार हो जाते हैं इस मौसम में, स्पेशली चेंज हो रहा होता है और अचानक से आप कई दफ़ा गर्म कमरों से ठंड में बाहर निकलते हैं और फ़ौरन आपको हवा लग जाती है। तो ख्याल करें और कोशिश करें कि जितना हो सकता है अपने आप को कवर करके रखें। सुबह के वक्त या शाम के वक्त अगर बाहर जाते हैं तो स्मोक से भी अपने आप को बचा के रखें और मास्क का इस्तेमाल करें, और एक पानी की बोतल अपने साथ थ्रू आउट द डे ज़रूर कैरी करें। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि जितना हो सकता है पानी पीते रहें, पूरा दिन हाइड्रेटेड रखें खुद को। और सन प्रोटेक्शन भी एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, सर्दी हो या गर्मी हो हमेशा उसको इस्तेमाल करते रहें, अपनी स्किन को सन डैमेज से बचा के रखें। आगे बढ़ेंगे और चलेंगे हमारी आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। तो जी हमारी आज की पहली टॉप स्टोरी, सरकारी स्कूलों में 5000 उसातिज़ा की कमी, तलबा को मुश्किलात का सामना।
महंगाई में बेतहाशा इजाफा, महंगाई की वजह से सरकारी स्कूलों को कितना मुतासर हुआ। ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। हमारे साथ तो बहुत ही खास मेहमान मौजूद है जिनके साथ गुफ्तगू का आगाज करते हैं। नहीं, इसी हवाले से बात करेंगे एजुकेशन के हवाले से। सबसे पहले हमारे साथ जहांगीर अशरफ मौजूद है, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। जहांगीर, आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ हमारे साथ मसब जावेद कुंबू साहब भी मौजूद हैं, जिला सदर पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन है। आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात कर रही थी जहांगीर, ऑफ कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सरकारी स्कूलों के हवाले से हमने हमेशा देखा है कि एक सर्टन लेवल ऑफ निगलेक्ट रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। करंटली क्या सिचुएशन है और आने वाले वक्त में क्या इकदाम करने होंगे चीज़ों को बेहतर करने के लिए? अच्छा फातिमा, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो शायद सीरियस नहीं है इसके मामलात को टेकअप करने में, सहूलियात पूरी करने में। चाहे वो टीचर की शॉर्टेज हो, चाहे वो क्लासरूम की शॉर्टेज हो, चाहे फर्नीचर हो या दीगर मामलात हों। इवन जो फंड्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स को वो भी नाकाफ़ी हैं। अब सिर्फ अगर टीचर की बात करें तो एक माह पहले तक 5000 सीटें खाली थी और अब एक माह बाद 200 के करीब टीचर और रिटायर हो गए हैं और इस वक्त मौजूदा 5200 टीचर की सीटें खाली हैं सिर्फ फैसलाबाद में। और पूरे पंजाब में ये तादाद तकरीबन 1 लाख के करीब है खाली सीट की। इसी तरह कमरों की शॉर्टेज की बात करें तो फैसलाबाद में ही सरकारी स्कूल्स में 1000 से ज़ायद मजीद कमरों की ज़रूरत है, जिसके बायस तकरीबन इतने बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो बाहर बैठने पर मजबूर हैं क्योंकि क्लासरूम नहीं है। इसके अलावा फंड्स की बात करें तो गवर्नमेंट के पास जो नॉन सैलरी बजट है, अब वो 155 स्कूल ऐसे हैं जिनको 1 लाख से भी कम बजट मिलता है 3 माह के लिए। इतने तो उनके बिजली के बिल आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट हर सतह पर इनकी सहूलियात को पूरा करने में नाकाम नजर आ रही है। पिछले 4 साल में एक भी टीचर नया हायर नहीं किया गया, रिक्रूटमेंट नहीं हुई। अब भी जो अनाउंस किया गया है वो 5000 सीटों पर भर्तियां करना अनाउंस किया गया है सिर्फ, और 5000 सिर्फ फैसलाबाद में खाली सीट हैं, जबकि ये 5000 पूरे पंजाब में भर्ती करने का ऐलान किया गया है। तो 1 लाख सीट खाली हो पूरे पंजाब में, इसमें ऐलान किया जाए 4 साल बाद कि सिर्फ 5000 भर्ती करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो 5000 अगर भर्ती कर भी लिया जाए तो 95,000 सीटें फिर भी खाली होंगी। तो हम 95,000 सीटें खाली हैं और अनाउंसमेंट सिर्फ 5000 की कर रहे हैं। तो ये भी गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी ज्यादती है कि 4 साल बाद रिक्रूटमेंट का ऐलान भी किया गया तो वो बहुत ही नाकाफी है। इस पर आप क्या कहेंगे? अगर हम टीचर्स के नंबर्स को देखते हैं और कितनी कमी है टीचर्स की, लेकिन एट द सेम टाइम क्या हमारे पास वो बजट मौजूद है, रिसोर्सेज मौजूद हैं कि हम और टीचर्स को हायर कर सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे जहांगीर भाई ने ये बात की है, टीचर्स की कमी, फंड्स की कमी, सहूलियात की कमी। असल में प्रायोरिटीज आपने सेट करनी है। बैसियत कौम, बैसियत गवर्नमेंट, आपने अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है कि अगर आप समझते हैं कि जी आपने जो तालीमी म्यार है, आपका तालीमी अदारे हैं, आइंदा नस्ल है, उसको अगर आपने बेहतर तरबियत करनी है, उसको बेहतर तालीम देनी है, तो उसके लिए आपको अपने फंड्स बढ़ाने होंगे। हम और तो सारे काम कर रहे हैं ना, मामलात ज़िंदगी बाकी सारे चल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, और भी अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे अखराजात हैं जो बैसियत कौम, उस पर तनकीद भी होती है कि ये क्यों हो रहे हैं, लेकिन वो हो रहे हैं। और जो बजट है स्कूलों का, जो NSB दिया जाता है, टीचर्स की कमी है। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि हेड्स नहीं है। जब एक अदारे पे आपने उसका जो हेड है वो ही नहीं है, इंचार्ज हेड है, तो उसमें ज़ाहिर है फिर आप उसको कम्पीट नहीं कर सकते बाकी इदारों के साथ। हम पे बहुत तनकीद होती है वैसे ये गवर्नमेंट टीचर कि जी प्राइवेट सेक्टर जो है वो इतनी अच्छी कर रहा है, सारी उसकी कारकर्दगी अच्छी है, तो आपकी क्यों नहीं अच्छी है? भाई वो सहूलियात ही नहीं है हमारे पास। टीचर्स इतने कम हैं कि बाकायदा फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है इस पे, और प्रेशर है हेड्स पे, पैसे नहीं है, बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं है। और मैं तो अजीब, मैंने अनाउंस किया था कुछ अर्सा पहले कि जिनके 100 यूनिट से कम होंगे उनके बिजली के बिल माफ़ कर दिए जाएंगे। भाई स्कूलों के बिलों का देखें, वहाँ पे वो रेट उनके कमर्शियल रेट है,
कौन सी फैक्ट्रियां हैं जो चल रही हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, यहाँ पे कमर्शियल रेट लगाए जाते हैं बिजली के बिल के। मैं भी एक स्कूल का हेड हूं, मुझे पता है कि जितना वहां पे फंड आता है एनएसबी में, उसमें हम सिर्फ बिजली के बिल पे करें तो वो नहीं पे होते। तो ये मसाइल हैं, और टीचर्स की कमी अपनी जगह पे, जितने हैं उनको भी वो सहूलियत नहीं दी जाती कि कम से कम सिस्टम तो आगे बढ़े ना। और हेड्स के बगैर, और जो हेड लगाए भी गए हैं वहां पे इंचार्ज हेड है, उनको पे वो चार्ज अलाउंस नहीं दिया जाता। काम उनसे सारे लिए जाते हैं, वो बतौर टीचर पढ़ाते भी हैं, हेड्स का काम भी करते हैं, जो ऑफिसर्स की मीटिंग्स हैं वो भी वो सारी करते हैं, और डाक वगैरह सारा काम करते हैं। लेकिन उनको जब वो हेड अलाउंस की बारी आती है तो वो कहते नहीं जी आप तो इंचार्ज हैं, आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टीचर्स में और फ्रस्ट्रेशन का बायस बन रही है। एंड जिस तरह महंगाई के हवाले से भी बात की, हेडलाइंस में भी हम बात कर रहे थे, टॉप स्टोरीज में कितना इम्पैक्ट पड़ा है जहांगीर बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, जो फीसेस जितनी भी उनको पे करनी पड़ती हैं रेलेवेंट तरीके से, या कोई भी जो उनको पैसे देने पड़ते हैं डिफरेंट किताबों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, और स्कूल्स पर मैनेज करते हुए चीज़ों को कितना असर पड़ा? अच्छा फातिमा, हमने पिछले दिनों एक स्टोरी हाईलाइट की कि बच्चे स्कूल छोड़ना शुरू हो गए हैं, फीस नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में, 20 रुपए महाना है, लेकिन उसके अदर चार्जेस इतने ज्यादा हैं कि अब देखें, अब गवर्नमेंट कहती है इंग्लिश मीडियम पढ़े, गवर्नमेंट देती है इंग्लिश बुक्स, अब बच्चा कहता है मैंने उर्दू मीडियम पढ़ना है, टीचर कहता है कि आप बाजार से उर्दू मीडियम ले। अब या तो वो किताबें बाजार जाके पहले रद्दी के भाव बेचेंगे अपनी, जो गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त मिली हैं, फिर उसके बाद दोबारा पुरानी किताबें परचेज करेंगे, उस पर भी उनको कुछ ना कुछ लागत आएगी। उसके अलावा सबसे बड़ा जो खर्चा अब पड़ रहा है बच्चों के वालिदैन को ट्रांसपोर्ट का पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के स्कूल्स हर गली मोहल्ले में नहीं है, ये डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस कवर करने के लिए या तो पेरेंट खुद उसको पिक एंड ड्रॉप करेगा, और अक्सर पेरेंट के पास ये टाइम नहीं है, और बच्चों को रिक्शा या किसी न किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, हम रोज देखते हैं कि बसों की छतों पर भी बच्चे बैठकर आ जा रहे होते हैं, तो रिक्शा, चिंची रिक्शा, वैन, जितने भी ट्रांसपोर्ट के जराए, इस पर हर बच्चे पर 3 से 5 हज़ार महाना आ जाता है। अगर आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बच्चों को मुफ्त तालीम दे रही है, तो वो मुफ्त में नहीं पढ़ रही, पेरेंट को बच्चा स्कूल तक लाने और ले जाने में सिर्फ ट्रांसपोर्ट की मद में 3 से 5 हज़ार रुपया पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट आज तक ट्रांसपोर्ट फ्री नहीं कर सकी, हालांकि इन्होंने अपनी एक कैंपेन में चलाया था कि हम ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देंगे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, लेकिन नहीं दी जा रही। अब गवर्नमेंट का इतना बड़ा ये एक अलमिया है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे छोड़ के वो कह रहे हैं अगर 3-4 हज़ार हमने गवर्नमेंट स्कूल में जाने के लिए लगाने हैं, तो हम अपने ही किसी गली मोहल्ले के प्राइवेट स्कूल में बच्चे को डाल देंगे, इतनी फीस वो ले लेगा। तो अब देखें, गवर्नमेंट का बच्चा इस वजह से भी शिफ्ट हो रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस हैं वो बढ़ रहे हैं, किताबें आपकी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम देती है, बच्चे को उर्दू मीडियम बाजार से लेनी पड़ती हैं। इस तरह से और कई मामलात हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म और बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि हर स्कूल के पास इतने फंड्स नहीं है कि बच्चों को वो किताबें उर्दू मीडियम परचेज करके दे, या वो यूनिफॉर्म उनको दे, बैग दे, स्टेशनरी दे, कॉपीज दे। अब सिर्फ 20 रुपये फीस करना मुफ्त तालीम नहीं हो जाती, गवर्नमेंट को इसके बाकी सारी चीज़ों को देखना चाहिए, जो लवाजमात हैं, स्कूल बैग है, स्टेशनरी है, उस पर भी अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने कभी ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया, सिर्फ एक नारे के तहत एजुकेशन फ्री करने के नाम पर ये दे दी गई। इसकी बजाय आप हेड्स को एम्पावर कर दें, उसको फंड्स दे दें, जो डिजर्विंग बच्चा है उसकी ज़रूरियात पूरी करें, जो परचेज कर सकता है वो परचेज कर ले। तो मेरा ख्याल है कि इतने ही फंडिंग जितनी हम फ्री एजुकेशन के नाम पर दे रहे हैं, क्योंकि 20 रुपये फीस अगर स्कूल ले रहा है तो टीचर, ये गवर्नमेंट को 4 से 5 हज़ार रुपये फी बच्चा पड़ रहा है। गवर्नमेंट वही अगर फंड टीचर, हेड टीचर को दे कि आप जो डिजर्विंग समझते हैं उन बच्चों को अकोमोडेट करें, जो परचेज कर सकते हैं वो परचेज करें, तो फिर आप इस तरह से एजुकेशन को फ्री कर सकते हैं, मेरा ख्याल है। जिस तरह जहांगीर आपने बात की, आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक एजुकेशन सबके लिए एक लेवल की, एक मेयार की और होना बहुत ज़रूरी।
सिर्फ उन बच्चों के लिए जो शायद थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं, जो कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो बिल्कुल जिनके पेरेंट्स एक सर्टेन पॉइंट के बाद, इनफैक्ट अगर हमारा ड्रॉप आउट रेट भी देखते हैं तो 5वीं 6वीं क्लास के बाद बहुत कम बच्चे कंटिन्यू कर पाते हैं स्कूल्स के अंदर। क्यों हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं करती? और इसमें मैं सिर्फ उन बच्चों की बात नहीं कर रही जो कि बहुत हाई अचीवर्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, मैं हर बच्चे की बात कर रही हूँ कि स्कूल की जो मैट्रिक तक की जो तालीम है वो हर बच्चे के लिए क्यों हम एक मेयार की नहीं कर पा रहे पूरे पाकिस्तान के अंदर, और इस तरह की क्यों उसको नहीं बना पा रहे कि हर बच्चा एटलीस्ट मैट्रिक तक तो अपनी तालीम को पूरा कर सकता। लेकिन ये जैसे आपको भी इस बात का इल्म है कि महंगाई का लेवल जो है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ख़ास तौर पे पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। लोग अपने जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो ये समझते हैं कि अगर हम बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो ये वहाँ पे भी इसका खर्चा आएगा, वो खर्चा भी बचे, और फिर इसको अगर किसी काम पे डाल देते हैं तो वहाँ से इनकम आएगी, चले हमारा घर चलेगा। लोगों को अपने खाने की रोटी की पड़ी हुई है, तालीम तो लोगों के वो बैकफुट पे चली गई। उनका जो पॉइंट था ना तालीम के हवाले से, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हमारे मुआशरे में तालीम को समझते हैं कि ये खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई थिंक ये बड़ी टफ चॉइस भी है अगर इसको देखा जाए। किसी के लिए शायद एक आसान फैसला होगा भी नहीं चूज करना कि दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आफा बात कर रही हूँ समंदरी से। मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ सिटी 41 से जी। और ये जो जहांगीर अशरफ साहब ने अभी सारी बातें कही हैं, मैं कहना चाह रही हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है। वाकई सिर्फ उनको बच्चों को बुक्स या उनकी फीस माफ कर देने से मसाइल हल नहीं होते। जो लोग बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं उनको बुक्स वाकई वो स्कूल से मिलती है और फिर उस आपका कहते हैं कि ये चेंज करके आप उर्दू मीडियम वाली ले लें। वालिदैन तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश पढ़ें और उनकी इंग्लिश बेहतर हो, क्योंकि आगे जाके उनको फिर वो मुश्किल पेश आती है 10th के बाद आगे पढ़ने में। आगे सारा फिर कोर्स उनको फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री वगैरह, इंग्लिश और 10th वगैरह सारा कुछ आगे फिर इंग्लिश चलती है, फिर बच्चे रह जाते हैं पीछे। और दूसरी बात ये कि वाकई जो बच्चों के और भी अखराजात होते हैं और स्कूल दूर दूर होने की वजह से फिर वालिदैन को मुश्किल ये पेश आती है कि रिक्शे वाले को 3000 दें, 4000 दें। अगर फर्ज करें किसी के 4 बच्चे हैं तो कहाँ उसका किराया चला जाता है। तो ये कोई इंतजाम होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई बस वगैरह हो या कोई चीज हो जो बच्चों को लाए और ले जाए। और उस्तादा की कमी भी है। इनमें ये जो सीनियर रिपोर्टर साहब बैठे हैं इन्होंने सारी बातें मैं कह रही हूँ बिल्कुल ठीक की हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थी जिनका कहना था कि डेफिनेटली जिस तरह उर्दू मीडियम के हवाले से आपने बात की कि उर्दू की किताबों के हवाले से एक्चुअली मैं बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट अगेन ऐसा चाहता है जहांगीर। अच्छा, अक्सर ये जब इंट्रोड्यूस करवाया गया था ना इंग्लिश मीडियम के, सारे गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे, तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस था वो टीचर की तरफ से था कि हम इंग्लिश में पढ़ा नहीं सकते। उसके बाद गवर्नमेंट ने उनकी ट्रेनिंग करवाई कि आप इंग्लिश में पढ़ाएं। अच्छा, वो ट्रेनिंग थी सिर्फ प्राइमरी स्कूल टीचर्स की, पीली प्रोजेक्ट के तहत, पंजाब इंग्लिश लैंग्वेज इनिशिएटिव प्रोग्राम। उसके बाद दोबारा से पीटीआई गवर्नमेंट ने इंग्लिश मीडियम को खत्म करके प्राइमरी तक में उर्दू मीडियम कर दिया, लेकिन हाई हिस्से में रख दिया इंग्लिश मीडियम। अब अक्सर टीचर इसलिए बच्चों को कह देते हैं कि उर्दू मीडियम में पढ़ना, क्योंकि हमारे यहाँ एक आमतौर पर यह कंसेप्ट है कि शायद उर्दू में हम बड़ी जल्दी उसको पिक कर लेंगे। अदरवाइज अगर आप स्टडी को इंग्लिश में भी करें तो उसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि हम उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और हम कहते हैं जनाब उर्दू मीडियम बच्चों को पढ़ाएं। और ये पॉइंट जो इन्होंने कहा कि बच्चे ने आगे एफएससी में जाके जो बायो पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी, केमिस्ट्री पढ़नी, वो इंग्लिश में पढ़नी है। तो हमारे यहाँ एफएससी में फेलियर का एक वजह यह भी होती है कि बच्चा मैट्रिक तक उर्दू मीडियम पढ़ता है और फर्स्ट ईयर में जाके वो इंग्लिश मीडियम पढ़ता है। एंड एक्चुअली इसकी एग्जांपल्स आपको बहुत सारे बच्चों में नजर भी आ रही होगी जो कि स्ट्रगल करते हैं बाद में भी लैंग्वेजेस के साथ। इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू के लिए ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, एजुकेशन सेक्टर के हवाले से बात करते हैं, डिफरेंट इश्यूज जो कि मौजूद हैं। जहांगीर, बिल्कुल ब्रेक में जाने से पहले हमारे साथ कॉलर मौजूद थी जिन्होंने ऑफ कोर्स हाईलाइट किया प्रॉब्लम इंग्लिश मीडियम में कन्वर्जन के हवाले से। अगर आप इस पर कॉमेंट करना चाहें, क्यों बच्चों को हम इंग्लिश मीडियम की तरफ नहीं ला पाते? एंड ये बिल्कुल सही कहा जहांगीर ने कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है आगे जाते हुए, वो चाहे एफएससी की तरफ जाते हैं या उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इश्यूज का सामना करना पड़ता है। जी, इसमें सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैडम ने भी कहा, जो उन्होंने कॉल की थी कि जी बच्चों को वो उर्दू की तरफ ले जाते हैं जिससे प्रॉब्लम होता है। एक तो जो बड़ी कमी थी वो ट्रेनिंग की थी कि आपने एक नया सिस्टम लेके आना है, तो पहले से उन टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, उस पर उनको ज़हनी तौर पे तैयार करना चाहिए था और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पहले कुछ काम शुरू करते फिर उससे आगे बढ़ते। एक तो ये कमी रह गई, गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम आया है कि एकदम से आपने एक पॉलिसी चेंज कर दी और फिर टीचर्स भी ज़हनी तौर पे हम तैयार नहीं थे, उसके लिए ट्रेनिंग भी नहीं थी, तो प्रॉब्लम तो आया। और जब वो प्रॉब्लम आया तो उसमें बच्चों ने भी सफ़र किया और टीचर्स ने भी सफ़र किया। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है सारे के सारा ही उसने सफ़र किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर ट्रेनिंग आ गई, कुछ ना कुछ बेहतर होगी सूरत हाल। अब तो कोई इशू नहीं है, अगर बच्चे अगर चाहें या वालिदैन चाहें या मतलब स्कूल कोई भी इंडिविजुअली अगर चाहता है कि जी हमने इंग्लिश मीडियम ही लेके जाना है, तो कोई उसमें रुकावट नहीं है। ना तो टीचर्स की तरफ से अब कोई रुकावट है, अल्हम्दुलिल्लाह अब सब टीचर्स जो हैं वो ज़हनी तौर पे तैयार हैं, उनको पता है कि ये काम करना है। फिर टीचर्स गाइड्स के हवाले से भी थोड़ा काम हुआ, टीचर्स को पता चला कि ये काम हमने कैसे करना है। अब कुछ हद तक हाँ, ये लोकल लेवल पे जो हमारे देहातों में स्कूल हैं वहाँ पे कुछ इश्यूज हैं इस हवाले से कि हम जरा वो इंग्लिश से बहसीत कौम में थोड़ा सा दूर हैं, तो वो इम्पैक्ट आता है उसका। अदरवाइज कोई इशू नहीं है। अब अगर कोई स्कूल और वालिदैन आपस में मिल के, बच्चे मिल के, स्कूल इंतजामिया मिल के अगर वो डिसाइड कर लें कि जी हमने इंग्लिश मीडियम पे ही जाना है, तो उसमें इशू नहीं है। बहुत सारे स्कूल इस पे काम कर भी रहे हैं, वो उर्दू की तरफ जाते नहीं हैं। लेकिन इशू वहाँ पे आता है जब वालिदैन तावन नहीं करते और फिर जो हमारे देहातों में वो एक है कि जी वालिदैन अपने बच्चों को टाइम तो देते नहीं, वो समझते हैं कि हमने स्कूल भेज दिया है तो बस ठीक है, अब टीचर जाने बच्चा जाने सारा काम उसी के ज़िम्मे है। ये जब तक हमारी कौम को ये बात समझ नहीं आई कि ये जो बच्चे हैं ये हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम प्रोडक्ट है, हमारी अर्निंग जितनी भी हम कर लें वो सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी अगर हमने अपने बच्चे की तरबियत सही तरीके से नहीं की। वो एक डॉक्टर अकबर साहब हैं, मेरे मोहतरम उस्ताद हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, अब तो माशाल्लाह रिटायर ज़िंदगी गुजार रहे। तो उनके पास हम एक दफ़ा गए तो मैंने उनसे कहा सर एक लाइन अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो अब टीचर भी हैं बहुत सारे, वो टीचर उनके स्टूडेंट, तो उन्होंने कहा वो अपने बच्चों को टाइम दें, वालिदैन अपने बच्चों को टाइम दें। ये एक फिक्रा था। अब हमने जब तक ये समझा ना, इस फिक्रे की अहमियत को नहीं समझा, उस वक्त तक आप कोई भी मीडियम ले आए, यहाँ उर्दू भी कामयाब नहीं है। अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं कि इंग्लिश कामयाब नहीं है, उसमें मसाइल है, उर्दू में भी मसाइल है। क्यों मसाइल है कि बच्चा ने स्कूल आया, उसने वहाँ पे टीचर से पढ़ा, पढ़ने के बाद वो जाके उसने किताबें फेंकी और बस वालिदैन को पता नहीं है सुबह उसकी किताबें बैग में पूरी भी हैं कि नहीं है, वो भी पता नहीं है, उसने घर में कुछ उस बारे में कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा। एक बड़ा कंसेप्ट है हमारे वालिदैन के जहन में कि जी हम बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं, एकेडमी भेजते हैं। अब स्कूल के बाद मैं तो समझता हूँ कि ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, हमारे टीचर्स इतने माशाल्लाह कॉम्पिटेंट हैं। और अगर कोई इल्ज़ाम आता भी है तो मैं उसको उस इल्ज़ाम को ओन भी करता हूँ कि हाँ ठीक है, हमें और मेहनत करनी चाहिए, हमें अपना ये इमेज बेहतर करना चाहिए बतौर उस्ताद, और बच्चे को इतना कुछ दे के भेजना चाहिए कि वो उसको किसी ट्यूशन पे ना जाना पड़े। ये मैं समझता हूँ ख़यानत है। ये बड़ी मेरे कुछ दोस्त इस बात से नाराज़ ना हो जाएं, वैसे ये तो उस्ताद ये ख़यानत है कि हम अब एक क्लास को हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते पढ़ाते हम ये भी चाहते हैं कि यही बच्चे स्कूल टाइम के बाद मेरे पास ट्यूशन पे भी आएँ।
ये बड़ी ख़यानत है, इस पे नहीं हमें जाना चाहिए। हमें वहाँ पे उस स्टूडेंट को अपनी क्लास के अंदर ही इतना कुछ दे देना चाहिए कि उसको कहीं और जाने की ज़रूरत पेश ना आए। अच्छा, एंड आई थिंक यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी पर आ जाता है। बिकॉज आई थिंक पाकिस्तान में एक चीज़ तो है कि मोस्टली घरों के अंदर वालिदैन के पास टाइम होता है बच्चों के लिए। वालिदैन के पास डायरेक्टली नहीं होगा तो आपके पास दीज एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम्स, तो आपके पास देयर इज ऑलवेज समबडी अराउंड। तो ये वो वाला सिस्टम आई थिंक फॉरेन कंट्रीज से मुख्तलिफ है। लेकिन सिर्फ वक्त दे देना तो काफ़ी नहीं होगा। जहांगीर, आप फंस रहे हो, मुझे लग रहा है आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हमेशा सिर्फ वक्त दे देना काफ़ी नहीं होता। उस वक्त में क्वालिटी होना भी ज़रूरी है। उस वक्त में बच्चे को समझना, उसकी इमोशनल वेलबींग, उसकी फिजिकल मेंटल वेलबींग को प्रायोरिटाइज करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स जो है ना वो उसका बहुत ज़्यादा फुकदान है, चाहे वो टीचर ट्रेनिंग हो चाहे पेरेंट्स की ट्रेनिंग हो। पेरेंट्स की ट्रेनिंग पर तो आज तक किसी गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया कि हमने बच्चों को जब तक कामयाब उस वक्त तक नहीं बना सकते जब तक पेरेंट्स और टीचर्स की आपस में इन्वॉल्वमेंट ना हो। अब कहा जाता है ना ट्राइएंगल के बच्चा, टीचर और वालिद वालदा पेरेंट्स। अब टीचर कोई चीज़ बच्चों को गाइड कर रहा है वो पेरेंट्स को बिल्कुल पता ही नहीं है। और पेरेंट्स, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो वालिदैन जो पढ़े लिखे नहीं है वो किस तरह से, उसमें टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि वो बच्चों को इस काबिल बना के घर भेजे कि वो एटलीस्ट उसको रिपीट कर सकें घर जाके, क्योंकि उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है। हमारे यहाँ एक ये बड़ा कंसेप्ट है कि व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे टीचर उनको सॉल्व करवा दे चीज़ें ताकि वो घर जाके उसको रिपीट करें, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि ये बच्चों को मजबूर करता है कि वो चीज़ों को रट्टा सिस्टम के तहत मेमोराइज करें। तो वो चीज़ें रिपीट करने से आती हैं, मेमोरी हमेशा रिपीट करने से उसकी बेहतर होती है। तो ये ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। ये ठीक कह रहे हैं कमो साहब कि अगर टीचर उसको इतना काबिल बना दे, जो 4-5 घंटे वो स्कूल में गुजारता है वो सफिशेंट टाइम है। एक दिन में 4-5 घंटे अगर आपने एजुकेशन को दे दिए वो सफिशेंट है। उसके बाद दोबारा से आपने एकेडमी अगर जाना है तो ये हमने कल्चर खुद प्रमोट किया है। हमारे एग्जाम सिस्टम ने ये कल्चर प्रमोट किया है, हमारे प्राइवेट सेक्टर ने ये कल्चर प्रमोट किया है, और इवन प्राइवेट सेक्टर के स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे भी शाम को एकेडमी ट्यूशन जा रहे होते हैं। अच्छा, ये पेरेंट को लगता है कि वही बात कि मैं इसको डील करने की बजाय, क्योंकि अब देखें एक ये कहना है पेरेंट्स का कि हम जिस दौर में पढ़े थे उसमें पैटर्न और था, अब पैटर्न और है, अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, ये हो चुका है, वो हो चुका है। उस सारे को जवाब बनाकर पेरेंट्स भी अपना सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ट्यूशन पे, एकेडमी पे, कोचिंग क्लासेस पे डाल देते हैं। और ये चूंकि कुछ हमारा एग्जाम सिस्टम ऐसा बन गया कि एकेडमीज पढ़ने वाले बच्चों ने हाई ग्रेड्स अचीव कर लिए, क्योंकि देखें जैसे मैंने कहा रिपीट, जब बच्चा सुबह दोपहर शाम 3-4 बार एक चीज़ को रिपीट करेगा उसकी मेमोरी ज़्यादा होगी। जो बच्चा सिर्फ स्कूल या कॉलेज पढ़ेगा उसकी मेमोरी उस हिसाब से कम होगी। अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ हो सकती है बच्चों की, लेकिन मेमोरी, जो बच्चा ज़्यादा देर किताब में गुजारा उसकी मेमोरी ज़्यादा होगी। बाकी अंडरस्टैंडिंग को या ऑब्जर्वेशन को या अप्लाइड नोयत की चीज़ों को वो अलग से बहस है। लेकिन हमारा चूंकि एग्जाम सिस्टम अभी तक का ज़्यादा बेस करता है आपका नॉलेज पे, रट्टा सिस्टम पर, आपकी मेमोरी पर। तो जो बच्चे ज़्यादा टाइम किताबों के साथ स्पेंड करते हैं, जिसमें ट्यूशन भी है, कोचिंग सेंटर भी है, कुछ लोग घर पे भी ट्यूटर रख लेते हैं, तो इस वजह से ये हमारे यहाँ कामयाब चीज़ है कि वो बच्चे की मेमोरी को ज़्यादा बेहतर बना देते हैं। अदरवाइज जो बच्चा ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता वो ग्रेड्स में, मार्क्स में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, क्योंकि उसकी मेमोरी उतनी ज़्यादा शार्प नहीं हो रही, वो बार बार रिपीट नई चीज़ों को कर रहा। तो ये ऐसा एक कम्बिनेशन है। हमें एग्जाम सिस्टम को बदलना होगा, उसको टोटली अंडरस्टैंडिंग पे ले आना होगा, मेमोरी को थोड़ा सा पीछे करना होगा, क्योंकि अब हमारे पास डिवाइसेस मौजूद हैं, हमें हर चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल निकालें, एंड्रॉइड से हर डाटा आपको मिल जाएगा। एंड ऑल्सो आई डू फील लाइक कि इसमें आपने बड़ी अच्छी बात की। जब ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद इस पर ज़रूर बात करते हैं कि क्यों हम वक्त के साथ खुद को तब्दील नहीं कर पा रहे। लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे एजुकेशन के हवाले से डिफरेंट इशूज़ जो कि एग्जिस्ट करते हैं।
स्पेशली अगर हम अपडेट करने की बात करते हैं, चीज़ों को वक्त के साथ तब्दील करने के, ना सिर्फ इसमें सिलेबस की बात की जा सकती है बट ऑल्सो टीचर्स किस तरह से टीच करते हैं, डिफरेंट टीचिंग मेथडोलॉजीज़ क्या इस्तेमाल की जा रही है, एग्जामिनेशंस क्या क्राइटेरिया है, एंड मूविंग ऑनवर्ड्स फ्रॉम दैट किस तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर्स को आपकी एजुकेशन में ओवरऑल क्लासरूम में इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। इन तीनों चीज़ों को अगर आप देखते हैं, क्या आपको लगता है कि हम अप टू द मार्क हैं दुनिया के साथ कम्पीट करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत माजरत के साथ ना, वैसे ये टीचर भी मैं समझता हूँ कि हम वो कुछ नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए। अगर वक्त के साथ आप अपग्रेड अपने आप को नहीं करते, वैसे ये टीचर और करिकुलम अपना आप अपडेट नहीं करते, आप इंतजामी मामलात को अपडेट नहीं करते, तो यकीनी तौर पर आप कंपीट कर ही नहीं पाते। आपकी गाड़ी का गियर जो है ना, वो अगला गियर नहीं लगता, आप बैक फुट पे जा रहे हैं। अब ना तो हमने अपने करिकुलम को इंटरनेशनल लेवल पे उस पे जा लेके गए हैं, ना हमारी टीचर ट्रेनिंग जो है वो ऐसी है कि हम उसको बेहतर कर सके। फिर जो टीचर को रिलैक्स करना है मेंटली, आपने जैसे रिलैक्स करना है कि वो अपनी क्लास में जाके, अपने स्कूल में जाके बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सके, उसमें भी बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस हैं। मसलन ये अभी पिछले दिनों बड़ा एक था, ये एडमंड ग्राउंड पे ट्रांसफर्स हुई हैं, वो जिन लोगों के सोर्सेज थे एमपीएज एमएनएज के साथ, वो अपनी मनपसंद जगह पे चले गए। अब बाकी लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं इसमें। तो ये अच्छा, फिर एक और बड़ी अहम बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, ख़वातीन के हवाले से। वेडलॉग पे उनकी जब शादी हो जाती है किसी खातून की, तो उसको अपने ससुराल में जाना होता है। हमारा फैमिली सेटअप ऐसा है, लेकिन एसटीआर एक आड़े आ जाता है जी, उसकी ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। वो बेचारी वहाँ पे जाके आप शायद उसके जज्बात को ना समझ सके, मैंने वो चूंकि देखे हैं उनके आंसू, तो उनके जो वो सारा दिन वहाँ पे जिस हाल में अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं, वो मैं तो नहीं तवक्को करता कि वो किसी की अच्छी तरबियत कर पाएंगी या किसी को अच्छे तरीके से पढ़ा सके। अब होता ये है, या कहते गवर्नमेंट हमारी जो है वो ये कहती है कि जी वहाँ पे 2 टीचर हैं, अगर एक टीचर चली जाएगी तो स्कूल बंद हो जाएगा। वो भाई आप नई भर्ती करें, आप उस सीट को खाली करेंगे, कोई और आ जाएगा वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा के। अगर उसका मियाँ उससे 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ है, आप उसको यहाँ पे बांध के रखेंगे, तो फिर उसकी कारकर्दगी पे सवालिया निशान तो उठेंगे, और उन सवालिया निशान के कोई मतलब नहीं होगा फिर। एक ये, दूसरा ये है कि वैसे ये टीचर जब आप उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, मसला ये अभी एक और भी मसला यहाँ पे है कि 2014 के जो सर्विस रूल्स थे, उनकी 2 साल हो गए हैं उनको तब्दील करने के लिए। वो पता नहीं, वो वहाँ पे हमारी वैसे ये टीचर तो हमारी कारकर्दगी पे सवाल उठते हैं कि जी ये करते नहीं है, वो है, ये वो। हमारी जो हायर अथॉरिटीज है वो क्या कर रही है? एक दिन का या 1 माह का मैक्सिमम काम है वो, और 2 साल हो गए हैं, उस वजह से प्रमोशन नहीं हो पा रही। और एक और बात जो मैं यहाँ करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि सियासी मुदाखलत जो है ना, वो तालीमी अदारों में, इंतजामी मामलात में इतनी ज़्यादा हो गई है कि क्लास 4 का मुलाजम से लेके सीईओ डीओ तक कोई भी सियासी मुदाखलत के बगैर नहीं अपॉइंट हो रहा। अच्छा, सियासी मुदाखलत का क्या मतलब है? मतलब ये जो एडमंड ग्राउंड पे इन्होंने अभी तकरीबन कोई 2000 लोगों के पंजाब में तबादले किए हैं टीचर्स के। ये एमपी एमएनएज नहीं करवाए, जिसके साथ उनका तल्लक है वो करवा लेते हैं। अब जो एक पढ़ाने वाला शरीफ बंदा है, टीचर है, क्या उसका हक नहीं है कि वो भी अपनी मनपसंद जगह पे या अपनी ज़रूरत की जगह पे ट्रांसफ़र करवा सके? अगर वो नहीं होती तो जो करवा के चला गया है, उसके बाद जो बाकी रह गए हैं वो उनकी जान को रोएंगे ही ना। तो अच्छा, फिर ये अभी क्लास 4 की भर्ती का इश्तिहार हमारे डिपार्टमेंट में आया हुआ है, सारे कोटे एमपीएस के पास हैं। जो क्लास 4 का मुलाजम एमपीए के थ्रू आपके स्कूल में, आपके ऑफिस में आएगा, वो तो आपका काम नहीं करेगा, वो तो चौधरी होगा वहां पे। वो तो आपके प्रिंसिपल को धमकियां देते हैं वो कि जी हम नहीं करते हम काम, और नहीं भी करते, अच्छे भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम है। इसी तरह हमारे जो
डीओज, सीओज, डिप्टी डीओज वगैरह सारे सियासी बुनियादों पर अपॉइंट होते हैं। फिर जो लोग उनको अपॉइंट करवाते हैं वो अपनी मर्जी से उनसे काम भी लेते हैं। जब उनकी मुदाखलत इतनी ज्यादा होगी तो मामला आगे पॉजिटिवली तो बढ़ ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। वो एक डीओ हमारे हैं या सीओ है, डिप्टी डीओ है, कोई भी एडमिन ऑफिसर है, वो जाके किसी टीचर से कहे कि जी ये काम आपका ठीक नहीं है, इसको आप ठीक करें, तो अगले दिन वो एमपीए की सिफारिश आ जाए तो वो तो बात खत्म होगी। वो उसका वो सारा करैक्टर जो बतौर ऑफिसर है वो तो सारे का सारा क्लैप्स हो जाता है वहां पे। तो ये इश्यूज हैं इस तरह के, ये सर्विस रूल्स के। हालांकि हमारे फैसलाबाद में इस वक्त जो टीम है, डीओ साहबान है या सीओ साहब है, बहुत अच्छे काम करना चाह रहे हैं, लेकिन हम इतना पीछे हैं काम करने के हवाले से कि 2014 में सर्विस रूल चेंज हुए थे, उसके बाद अब चेंज हो रहे हैं। एक बीएस प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ने शुरू किया, बीएससी आपने खत्म कर दी। अब जिसने बीएस कर लिया है उसको हम प्रमोट नहीं कर पा रहे क्योंकि सर्विस रूल इजाजत नहीं देते। आपको चाहिए था कि जैसे ही आपने बीएस प्रोग्राम शुरू किया आप अमेंड कर देते हो सर्विस रूल को, नहीं किया। अब भी 2 साल हो गए हैं, मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, उनको चेंज नहीं कर पा रहे। पता नहीं इसमें क्या रुकावट है। मुझे तो खैर आज तक ये बात समझ नहीं आई, बल्कि हमारे जितने भी साथी हैं वो यही समझते हैं कि ये जानबूझ के ये हमें तंग कर रहे हैं। अब ऑफिसर प्रमोट करना चाह रहे हैं टीचर्स को, वो प्रमोशन करना चाह रहे हैं। हमारे इस वक्त जो डीसी साहब हैं वो बड़े एक्टिव हैं और तालीम के हवाले से उनका जो कंसर्न है ना वो मुझे तो बहुत पसंद आया। उन्होंने बहुत सारे, जहांगीर साहब इस बात को इंडोर्स करेंगे कि बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने ऐसे उठाए हैं, काम ऐसे किए हैं, जैसे जो वो एक दिन का वो डीसी उन्होंने बनाया था एक बच्ची को, और अभी वो तकरीरी मुकाबला जात करवाना चाह रहे हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी बात जो मुझे पसंद आई है, वहां पे मैं डीसी साहब को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने ये कहा कि बच्चा जो है वो अल्टीमेटली टीचर तैयार करके लेके आएगा तकरीर के लिए। तो सिर्फ बच्चे को इनाम नहीं दिया जाएगा, उस टीचर को भी फैसिलिटेट किया जाएगा, उसको भी अप्रिशिएट किया जाएगा। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स को भी अप्रिशिएट किया जाए और उनको भी जिस तरह से रिवॉर्ड करना चाहिए उनके हार्ड वर्क के लिए वो भी किया जाए। जहांगीर, इसका क्या फायदा हो सकता है आने वाले वक्त में, और इस एक चीज से हम किस तरह से एज एन एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं? अच्छा, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया फैसलाबाद में पहली बार, और ये पहला जिला है यकीनी तौर पर ये एजाज फैसलाबाद को हासिल है कि एक दिन का एजाजी डिप्टी कमिश्नर मेरिट की बुनियाद पर बनाया गया। 200 से ज्यादा बच्चों ने एप्लीकेशंस दी, उनके मैट्रिक के मार्क देखे गए, उनकी एक्टिविटीज देखी गई, उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज देखी गई, उनकी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन देखी गई, वो स्काउटिंग में है नहीं है, उनकी अटेंडेंस, उनका बिहेवियर, ये सारी चीजें देखी गई। और मरवा बसरा जो है वो एक दिन की एजाजी डिप्टी कमिश्नर बनी। और ये ना सिर्फ इस साल बल्कि ये अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि हर साल मैट्रिक के रिजल्ट के 20 दिन के बाद बच्चों से एप्लीकेशंस ली जाएंगी और 100 नंबर का क्राइटेरिया बना दिया गया। अब उससे अगला स्टेप जो लिया गया, पहली बार मुकर्रर फैसलाबाद का अनाउंस किया गया, और ये पहली बार ही है कि किसी भी स्पीच कंपटीशन में टीचर को प्राइज मिलेगा। अब देखें, जिस टीचर ने बच्चे को तैयार करवाया है, बच्चे को भी वही प्राइज मिलेगा, टीचर को भी वही कैश प्राइज मिलेगा, जो कि 20,000 है, 15 है और फिर 10,000 है फर्स्ट सेकंड थर्ड का। तो इस हवाले से एप्लीकेशंस भी मांग ली गई हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, मैट्रिक लेवल के, वो सारे के सारे जो हैं वो 3 दिसंबर तक अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। और ये पहली बार हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्राइवेट गवर्नमेंट का कंपटीशन इस तरह का करवाया जाएगा, और इसको नाम दिया जाएगा मुकर्रर फैसलाबाद, जो सबसे टॉप पे आएगा मुकर्रर फैसलाबाद। तो यकीन तौर पर ये ऐसी रवायात हैं जो मैं कहता हूँ कि बहुत पहले से हो जानी चाहिए। मैं हमेशा से इस चीज़ का कायल हूँ कि हमारा एग्जाम सिस्टम बहुत नाकारा है। हम सिर्फ रट्टू तोते बना रहे हैं। बच्चों को टॉप कर जाने का मतलब ये नहीं कि बहुत ही वो ज़हीन फतीन है। उनको अगर आप कैमरे के सामने ले आए तो बोलना नहीं आता, अगर उनको कहीं खड़ा कर दें 4 लोगों में तो बात नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे बच्चों में, और इस तरह की चीज़ों से कॉन्फिडेंस आता है, को करिकुलर एक्टिविटीज से, स्पोर्ट्स से, स्काउटिंग से, और बाकी सारी चीज़ें जो अब ऐड ऑन की जा रही हैं एजुकेशन सिस्टम में। ये पहली बार हुआ, और मुझे तो बहुत खुशी है कि हम एग्जाम से, क्लास से निकल रहे हैं, कि बच्चों को सिर्फ महदूद रखना क्लास में, एग्जाम में, और उसी सर्कल को चलाए रखना। हम देख रहे हैं माजी में कि कोविड में 1100 में से 1100 भी आए, लेकिन 98% तो हमारा कॉमन बन चुका था हर साल कि हमारा टॉपर बच्चा 99%, 98% ले रहा है, लेकिन उसका आउटकम हमें सोसाइटी में कुछ नजर नहीं आ रहा था। वजह ये थी कि वो सिर्फ हम रट्टू तोते मार्केट में निकाल रहे थे, उनकी सिर्फ मेमोरी अच्छी थी,
बाकी ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ना वो सोशल हैं, ना वो वोकल हैं, ना वो कॉन्फिडेंट हैं। बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज जो आजकल की रिक्वायरमेंट है। अब आगे आहिस्ता आहिस्ता डिग्री की वैल्यू कम होती जाएगी। आपकी अपनी वर्थ क्या है, आप खुद किस तरह चीजों को देखते हैं, किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करना आपका जो 4/4 CGPA लेने वाला बच्चा भी है ना, अगर वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो वो फेल है, उसको मार्केट में कोई जगह नहीं है। तो हमें यही वजह है सबसे बड़ी कि हम बेरोजगारों की खेप पैदा कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटीज में, एजुकेशन के इदारों में, कि वो डिग्रियां लेके तो आ रहे हैं लेकिन अपने आप को वो एक्सप्रेस नहीं, कम्युनिकेशन में हमने बच्चों को महारत नहीं दी। हमने रोका है, बच्चों को दबाया है सवाल करने से, पूछने से, इजहार करने से। तो उस वजह से हम बच्चों को बाउंड कर देते हैं सिर्फ एक डिग्री थमा के, नंबर दे के। ना वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ना वो एक्सप्लेन कर रहा है, वो ना वो डिस्कस कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स जब तक मैं ऐड करना चाहूंगा प्लीज आपकी बात में, अगर आप सिर्फ एक लाइन में कुछ कहना चाहें हमारे पास। ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम है इसमें मार्किंग जो है या कंडक्ट जो करते हैं लोग, ये भी अब प्रोफेशन बन चुका है। और उस वक्त बच्चों की सूरत हाल देखने वाली होती है जब वो अपना पेपर देखते हैं, सवाल सही होता है और उस पर कांटा लगाया होता है। तो ये भी एक टीचर्स और स्टूडेंट्स में और मास्टर में फ्रस्ट्रेशन का बायस बन रहा है। इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। आई वुड रियली होप कि हम इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज हमारा फर्स्ट हाफ एजुकेशन के हवाले से था एंड डेफिनेटली कोशिश की कि डिफरेंट इश्यूज जो कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में मौजूद हैं, उनके बारे में बातचीत करें और चीज़ों को जितना हो सकता है आप लोगों के लिए ब्रेक डाउन करें। एंड आई थिंक स्पेशली अक्सर हमारी कोशिश रहती है कि इस तरह के टॉपिक्स को मंजर आम पर लेकर आए और जितना हो सकता है एजुकेशन को स्पेशली, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे किसी भी सोसाइटी का बिल्डिंग फाउंडेशन आई थिंक एजुकेशन होती है। एंड एजुकेशन लाजमी है हर शख्स के लिए, एक नेशन की ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पाकिस्तानीज हैं उनको एजुकेशन ना सिर्फ क्वालिटी के तौर पे बल्कि एक मेयार की एजुकेशन हर शख्स के लिए मौजूद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा आज के भाव। मोहम्मद बिलाल होकर हमारे साथ मौजूद होंगे, जानेंगे रेट्स के हवाले से। जी बिलाल। अच्छा बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज मंगल की रेट लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की बात करें तो 3 रुपये फी किलो सस्ता हुआ है। महज मामूली कमी है लेकिन कीमत देखें तो 399 रुपये फी किलो, यानी कि आम आदमी की पहुंच से दूर है। और ये जो कीमत है अगर इसके ऊपर नजर दौड़ाएं तो कहीं ओपन मार्केट में इससे महंगा ब्रायलर मुर्गी का गोश्त फरोख्त हो रहा है। और इसकी बुनियादी वजूहात में से सोयाबीन की इम्पोर्ट के ऊपर एक सख्तियां हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर सोयाबीन की कमी है, उसके बिना के ऊपर ये कीमतें जो हैं दिन ब दिन ऊपर जा रही हैं। और इसकी अच्छी खासी जो है इस वक्त मार्केट के अंदर पैनिक पाई जा रही है। अगर अंडों की बात करें फार्मी तो मजीद महंगे हुए हैं, 274 रुपये फी दर्जन के ऊपर जा चुके हैं। इनकी वजूहात के अंदर भी सबसे आम जो है वो लेयर मुर्गी के लिए फीड का नायाब होना है। सब्जी और फल आज मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम दिखाई देते हैं। इक्का दुक्का कमोडिटीज के अंदर तब्दीली है लेकिन बाकी इस्तेहकाम का शिकार है। आलू सफ़ेद 4 रुपये किलो महंगा हुआ है 36 से 40 का। टमाटर 2 रुपये किलो सस्ता हुआ 170 से 178 का 68 का। अदरक चाइना 335 पे है, लहसुन चाइना 300 पे है, लीमू चाइना 60 पे है, सब्ज मिर्च 125 पे है, फूल गोभी 27 पे है, बंद गोभी 32 पे है, करेला 65 पे है, भिंडी तोरी जो है वो 90 पे है, मटर सब्ज 145 पे है, धनिया 54 रुपये पे बरकरार है। सेब काला कुल्लू 235 पे है, सेब सफ़ेद 145 पे, केला 102 रुपये दर्जन, अनार टॉफी 330, अनार कंधारी 190, अनार बदाना 490 रुपये पे कायम है। जबकि चकोतरा फी दर्जन 240 है, मौसमी फी दर्जन 102 रुपये पर कायम है। तो कीमतों के अंदर आज बिल्कुल ना होने के बराबर बदलाव है लेकिन सस्ता प्रोटीन आम आदमी की पहुंच से दूर है। जबकि प्याज और टमाटर कुछ दिन नीचे लेकिन फिर से बुलंद तरीन सतह के ऊपर है, महंगे तरीन है, आम आदमी की पहुंच से दूर है। जब तक इन कमोडिटीज के अंदर जैसे एक शरह सूद भी मॉनिटरिंग पॉलिसी के तहत स्टेट बैंक की तरफ से बढ़ाई गई ताकि जो शरह महंगाई है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो आने वाले दिन बताएंगे शरह महंगाई कामयाब रोकने में हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक की पॉलिसी कामयाब होती है या नाकाम।
बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि रेट्स मार्केट में किस तरह से हैं। अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं, ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं, तो ख्याल रखें कि अगर आपको लगता है कहीं भी आपको ओवरचार्ज किया जा रहा है, कहीं पर आपको रेट लिस्ट लगी हुई नहीं नजर आ रही, तो वहाँ से खरीदारी बिल्कुल मत करें। एंड ऑफ कोर्स इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि हो सकता है कि आप खरीदारी कर सकते हो, आप चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं जिनके लिए सिर्फ 5 रुपए का डिफरेंस या 10 रुपए का डिफरेंस एक बहुत बड़ा वेट कैरी करता है। तो आपने ये सोचना है कि एज अ शहरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं लगता है रेट लिस्ट नहीं लगी हुई, कहीं लगता है आपको ओवरचार्ज किया जा रहा है, वहाँ से खरीदारी मत करें, फौरी तौर पे उनको रिपोर्ट करवाएं। आगे बढ़ते हुए चलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ। और आप जानते हैं कि फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान में एक मेजर इशू रहा है इन द पास्ट। इस साल फ्लड्स के आने की वजह से वो सिचुएशन और ज़्यादा हमें बिगड़ती हुई, वर्स होती हुई नजर आई है। लेकिन क्या हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में इस वक्त शामिल भी है? एंड इट्स एक्चुअली रियली सरप्राइजिंग कि किसी भी मुल्क की, किसी भी रियासत की प्रायोरिटी सबसे पहले अपनी आवाम को फूड सिक्योरिटी फ्राहम करना होना चाहिए। बट अफसोस की बात है ये होते हुए नजर नहीं आता। इसी वाले से बातचीत करेंगे डिफरेंट फैक्टर्स जो कि इस वक्त हमारी वीट ग्रोथ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। एक स्टेपल फूड है, हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। करंटली क्या सिचुएशन है, आने वाले वक्त में सूरत हाल किस तरह से तब्दील होते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर अजीजुर रहमान मौजूद है, प्रिंसिपल साइंटिस्ट वीट हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात कर रही थी, वीट एक स्टेपल फूड है पाकिस्तान का। एंड चाहे वो फ्लड की सूरत हाल देख लें, ग्लोबल वार्मिंग देख लें, डिफरेंट फैक्टर्स ने हमारी रीसेंट कल्टिवेशन एंड प्रोडक्शन को इम्पैक्ट किया। करंटली कहाँ पर हम स्टैंड करते हैं, क्या हम अपनी पॉपुलेशन की जो नीड है उसको पूरा कर पा रहे हैं? जी, वीट जो है ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी फसल है, जो कि तकरीबन 9 मिलियन हेक्टेयर रकबा के ऊपर, और ये तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख एकड़ रकबा बनता है जो पूरे मुल्क में काश होती है, जिसका पंजाब जो है वो तकरीबन 75% कंट्रीब्यूट करता है। तो हमारी जो नेशनल एवरेज है वो 30 से 32 मन है, लेकिन जो हमारी वैरायटीज़ का पोटेंशियल है वो तकरीबन 70 से 80 मन है, बल्कि बाज़ फार्मर ने 90 मन तक यानी कि 90 मन तक पैदावार भी हासिल की है। इसकी जो बुनियादी वजह है कि हम अपनी जो किस्में हैं गंदम की, उनका जो पोटेंशियल है हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। उसकी 2-3 बड़ी वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो गंदम की फसल है वो लेट काश्त होती है, क्योंकि आमतौर पर गंदम की जो फसल है वो खरीफ की फसलों जिनमें चावल है, कपास है, गन्ना है, उनके बाद काश्त होती है, जिससे इसका जो असल सोइंग टाइम है, बेहतरीन वक्त काश्त है, यकम से 20 नवंबर ये उसे बहुत आगे चली जाती है, और दिसंबर में भी इसकी काश्त होती है, जिससे इसकी पैदावार पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। दूसरी अहम वजह जो है वो खाद का इस्तेमाल है। हमारा जो किसान है वो गैर मुतनासिब खादें इस्तेमाल करता है, यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल करता है और फास्फोरस की खादों का और पोटाश की खादों का बहुत कम इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हमारी जो पैदावार है वो कम आती है। अच्छा, आपने 2 खादों की बात की, फर्टिलाइजर्स की बात की, क्या डिफरेंस है इसमें, किस तरह से इम्पैक्ट करता है ग्रोथ को? हाँ, जो नाइट्रोजन की खादें हैं ना, ये ज़्यादातर फसल की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको प्रमोट करती हैं। जो फास्फोरस की खादें हैं, इनका जो ज़्यादा असर होता है ये जड़ की जो नशोनुमा है उस पर ज़्यादा इनका होता है इम्पैक्ट, और फिर दाने की बढ़ना जो अमल है उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। उसके बाद जो पोटाश की खाद है, ये फसल को जो मौसमी हालात हैं उनके खिलाफ जो है रेजिस्टेंस मुहैया करती है। अगर पोटाश की खाद इस्तेमाल की हुई, जैसे पिछले साल हुआ कि गर्मी का बहुत बुरा असर आया, तो इस तरह के जो मौसमी हालात हैं जिनमें पानी की कमी बेशी है, गर्मी का पड़ जाना, आखिर में जब फसल में दाना बन रहा होता है उसको गर्मी का पड़ जाना, या कुछ और इस तरह के जो दीगर मौसमी हालात हैं, उनसे बचाव के लिए जो पोटाश है ये उसके एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जो प्लांट का है उसका बहुत अहम हिस्सा होता है। तो ये उसको इन असरात से बचाती है, क्योंकि उसको उसके फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को डैमेज होने से, मौसमी असरात से बचाती है। तो इसलिए इनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। लेकिन आमतौर पर जो कि इनकी कीमतें ज़्यादा हैं फास्फोरस और पोटाश की, तो हमारा जो किसान है वो इनके इस्तेमाल करने की सख्त नहीं रखता और यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जिससे एक तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, फिर फसल पे कीड़े मकोड़ों का, बीमारियों का हमला ज़्यादा होता है,
इसके साथ साथ उसकी जो है वो जो फसल के गिरने का अमल है जिसको हम लॉजिंग कहते हैं वो भी ज़्यादा होता है, जिससे इसकी जो फसल है इसकी जो पैदावार है उस पर बहुत मनफी असरात पड़ते हैं। हम जो काम कर रहे हैं अयूब रिसर्च फैसलाबाद में, हमारे 4 सेंटर हैं जो गंदम पे रिसर्च कर रहे हैं, जिनमें बुनियादी अदारा जो गंदम का है वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद है। इसके बाद बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में है जो कि बारानी इलाके के लिए जो किस्में हैं वो बनाता है। फिर हमारा एक एरर जोन में रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि थल के इलाके के लिए, जो कि बहुत ही आप कह लें कि वीट के लिए अनफेवरेबल क्लाइमेट है, वहाँ के लिए जो वैराइटीज़ हैं वो बनाता है। इसके अलावा जनूबी पंजाब में एक हमारा रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भावलपुर में है, वो बनाता है। तो हमारे जो काम का फोकस है वो ये है कि हम ऐसी वैराइटीज़ तैयार करें जो कि हमारे मौसमी हालात से मुताबिकत रखें। जब यहाँ बाहर की कोई किस्म ले आकर, यहाँ लोग कहते हैं कि बाहर की किस्म में बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन असल हकीकत ये है कि जब वो किस्में हम यहाँ ला के लगाते हैं अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम इस्तेमाल करने के लिए, तो उनमें से बहुत सी किस्में ऐसी होती हैं जो कि दाना ही नहीं बना पाती। तो हमारी जो किस्में हैं वो चूँकि इस मौसम में डेवलप हुई हैं, इन हालात में डेवलप हुई हैं, उनके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त होती है कि वो इन मौसमी हालात को हमारे पाकिस्तान में पाए जाने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें गर्मी है, जिसमें पानी की कमी है, जिसमें कलराठी ज़मीनों में हैं, और इस तरह के और दीगर मसाइल जो हैं जिनका मुकाबला करने की सलाहियत रखती हैं। हमारी बहुत सी ऐसी किस्में हैं जो हमारे अदारों ने डेवलप की और उन्होंने बाहर जाके एक मुकाम पैदा किया। मैं एक मिसाल दूंगा इनकलाब 91 की। वो एक ऐसी किस्म थी, मुझे 1 साल गंदम के बैनुल अक़वामी इदारा जो सिमट है उसमें काम करने का मौका मिला। तो वहाँ मैंने देखा कि उनके म्यूजियम में जो चंद हिस्टोरिकल वैराइटीज़ थी उनमें एक इनकलाब थी। उसकी ये खूबी थी कि वो हर किस्म के मौसमी हालात में डल के वहाँ के हिसाब से वो बेहतरीन पैदावार देती है, और सिमट ने उसको अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ करके उसके बहुत से डेरिवेटिव्स बनाए जो पूरी दुनिया में उन्होंने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया और वो बड़े पॉपुलर हुए उसके जो डेरिवेटिव थे, क्योंकि उसने एक नया कंसेप्ट दिया कि ड्यूरेबल रस्ट रेजिस्टेंस का, बीमारी के खिलाफ पायदार कुव्वत मुताबिक, यानी कि बीमारी आए भी और वो पैदावार भी दे। अच्छा, क्या इसमें कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी होता है? क्या किसी चीज़ पर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? अगर हमारी जो फसल है या जिस तरह वीट की आपने बात की, बीमारियों से बेटर फाइट कर पाती है और पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत कम पड़ती है, पैदावार अच्छी होती है, क्या इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं ऑन दी अदर एंड किसी चीज़ के ऊपर? नहीं, हम नहीं, पैदावार से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम जो उसकी जो पैदावार है ना, तो उस पर हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम ऐसी वैरायटी बनाते हैं जो बेहतरीन पैदावारी सलाहियत की हामिल हो और बेहतरीन क़ुव्वत मुदाफ़ियत की या टॉलरेंस की हामिल हो बीमारियों और कीड़ों के खिलाफ, और मौसमी हालात से मुताबिकत रखती हो। हमारी जो आप जो कंप्रोमाइज़ की बात कर रहे हैं ना, जो हमारी एनवायरनमेंट के हिसाब से जो एक पैदावारी पोटेंशियल है, हमारी क्रॉप जो होती है वो तकरीबन 140 डेज़ की क्रॉप है टोटल। हमारे पास जो टाइम होता है ना अवेलेबल, अगर हम टाइम पे लगाएं तो 140 डेज़ हमारे पास टाइम होता है जिसमें क्रॉप ने अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो दुनिया में ऐसे ममालिक भी हैं यूरोप में जहां इसका जो ड्यूरेशन है वो 1.5 ईयर है। तो वहां पे अगर हम उसकी पैदावार को हमारी पैदावार से कंपेयर करें तो ये नाइंसाफी है। हम जितना टाइम देते हैं, अगर पर डे हमारी जो क्रॉप फील्ड में जितना टाइम गुजारती है, पर डे के हिसाब से अपनी पैदावार को हम कैलकुलेट करें तो हम उनसे बहुत आगे हैं। अच्छा, जिस तरह डिफरेंट अदर कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं, वीट ग्रोइंग कंट्रीज़ की, तो किस तरह से हम उनके साथ कंपैरिजन में हैं इस वक्त? क्या हम उनको पैदावार के हवाले से मीट कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए हम अपनी वैरायटीज का पोटेंशियल भी नहीं ले पा रहे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या उसकी वजह? जी, उसमें क्या रीजन? वो मैंने आपको बताई है पहले, लेट सोइंग है, खाद का गैर मुतनासिब इस्तेमाल है, उसकी ये वजूहात है, वैरायटीज का मसला नहीं है। अच्छा। हमारी वैरायटीज जो हैं दुनिया की, जो स्प्रिंग वीट भी 2 किस्म की होती है, एक स्प्रिंग होती है, एक विंटर होती है। स्प्रिंग वीट वो होती है जिसको चिलिंग स्ट्रेस की जरूरत नहीं होती फ्लावरिंग के लिए, यानी कि सिट्टा निकालने के लिए। तो दूसरी किस्म विंटर वीट है, उसके लिए जरूरी है कि उसको सोइंग के बाद उसके ऊपर बर्फ पड़े, फिर उसके जो हार्मोन्स हैं, वो जीन्स हैं जो उसको दाना बनाने का अमल शुरू करने वो ट्रिगर होते हैं, तो फिर वो काम उसमें दाना बनता है। हमारी ये स्प्रिंग वीट। तो स्प्रिंग वीट में हम अगर इंडिया की, लोग कहते हैं इंडिया से हम बहुत पीछे हैं, इंडिया से हम पीछे नहीं है। ओवरऑल इंडिया की प्रोडक्शन एवरेज ले रहे हैं और हमारी ले लें एट पार ही हैं, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया से हम बहुत बेहतर हैं पैदावार में, लेकिन असल मसला यह है कोई हम वो इंडियन पंजाब, एक थोड़ा सा इलाका है इंडिया का जो पंजाब है, हम उसे कंपेयर करते हैं। अब उनकी वहाँ मैकेनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ मैकेनाइजेशन कम है। अभी हमारे कुछ ऐसे रीजन्स हैं पाकिस्तान में, जैसे उकाड़ा है, साहिवाल है, अक्टोबर टेक सिंह का कुछ इलाका है, जहाँ हम साल में 3 फसलें ले रहे हैं, पोटैटो है, मेज़ है और राइस है, क्योंकि वहाँ मैकेनाइज उनका प्रॉपर मशीन सेमी मैकेनाइज्ड है, फुली मैकेनाइज नहीं, सेमी मैकेनाइज फॉर्म्स हैं वो, और 3 क्रॉप्स हम ले रहे हैं। अब आप उनका प्रोडक्शन लेवल ले लें, चेक कर लें, पोटैटो का ले लें और मेज़ का ले लें। स्प्रिंग मेज़ जो है वो तकरीबन 100 मन के करीब उसकी पैदावार है, और जो 250 मन के करीब पोटैटो होता है। फिर वो राइस भी एक लेते हैं क्रॉप, वो भी 40 मन के करीब होता है। अब उसकी एवरेज जरा निकाले ना कहाँ जाती है। असल मसला जो है ना हमारा जो पाकिस्तान का बेसिक जो इशू है ना, एक तो फर्टिलाइजर की या इनपुट की प्राइसेस हैं, एक हमारी मैकेनाइजेशन है। हमारे ये 2 मसले हैं। अगर हम ये 2 मसले जो है ना हमारे हल हो जाए ना, तो हम हर क्रॉप में जो है ना हम प्रोडक्शन का लेवल कहाँ के कहाँ लेके जा सकते हैं। अच्छा, इस वक्त इफ हम करेक्ट सोइंग सीजन जारी है पंजाब में, जी जी, इस हवाले से जरूर बताएगा किस तरह से प्रोसेस होता है, कब बीज को बोया जाता है, उसके बाद कितना वक्त लगता है? अच्छा, इसकी जो सोइंग टाइम है ना वो ओवरऑल आप एज ए थंब रूल कह रहे हैं कि नवंबर का महीना इसका बेस्ट सोइंग टाइम है, यानी कि इस मंथ में, ये मंथ जो है इसमें से जो बेस्ट टाइम है वो पहले नवंबर के पहले 20 दिन है। अगर अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में भी लग जाए तो वो भी ठीक अच्छा, है। और ये वेदर पैटर्न्स जिस तरह से तब्दील हुए हैं, पहले सर्दियां अक्टूबर मिड में शुरू हो जाती होती थी, अब आप अगर देखें बल्कि सितंबर के बाद ही शुरू हो जाती होती है। अब अगर आप देखें तो नवंबर आ गया है, खत्म हो रहा है, दिसंबर शुरू हो रहा है, लेकिन उस तरह से सर्दी आपको फिर भी महसूस नहीं होती। तो इसका कोई इम्पैक्ट हुआ? हमारा जो ब्रीडिंग का सिस्टम है ना, हम इसी माहौल में इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए वैरायटीज बनाते हैं। अच्छा, तो उसका हमारी वैरायटीज अडॉप्ट कर रही हैं, लेकिन मसलन पिछले साल जो 15 मार्च से 30 मार्च तक गर्मी की शदीद एक वेव आई, हीट वेव, दैट वाज अनयूजुअल, वो पहले कभी नहीं आई, उससे इफेक्ट हुआ। बल्कि कुछ ऐसी वैरायटीज हैं हमारे जिनकी दाने बनाने का जो दौरानिया पीरियड है वो बहुत कम है, तो वो वैरायटीज बहुत बुरी तरह मुतासर हुई हैं कि अनयूजुअल था, तो इसलिए हो गया। वरना आमतौर पे हमारी जो वैरायटीज हम ये भी देखते हैं, अगर हम बहुत अर्ली लगा देना तो हमारी जो बीट है अर्ली हीट स्ट्रेस पे ऊपर जल्दी वो सिटर निकालने का अमल शुरू कर देती है। तो अब हमारी जो अब की वैरायटीज है वो उस पर काफी टॉलरेट करती हैं, वो नहीं निकालती। तो लेट में हम इनको मुख्तलिफ टेस्ट देते हैं, हम इनको 10 डिग्री एलिवेटेड टेम्परेचर पे लगा के हम देखते हैं कि क्या ये वहां उसको बर्दाश्त कर रही है उस टेम्परेचर को। हम उन्हीं वैरायटीज को, उन्हीं लाइनों को आगे, उसी मटेरियल को आगे लेके जाते हैं जो 10 डिग्री अबव टेम्परेचर बर्दाश्त पे सर्वाइव कर जाए। लेकिन फिर भी कभी कभी पैटर्न हो जाते हैं इस तरह के अनयूजुअल पैटर्न, उससे इफेक्ट तो होता है। लेकिन अगर हम वो ना करते हों, काम ये ना कर रहे हों, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट आए। हम पानी की कमी में भी बिल्कुल ऐसे, हम मटेरियल को ऐसी कंडीशन में भी टेस्ट कर रहे हैं, हम बिल्कुल पानी नहीं देते, सिवाय जो सोकिंग इरिगेशन होती है उसके बाद, जो रोनी कहते हैं, उसके बाद हम इनको हीट टेस्ट भी देते हैं, हम इनको कोलराठी जमीनों में भी लगाते हैं, हम लेबोरेटरी टेस्ट भी करते हैं, हम इनके तकरीबन हर पैरामीटर पे इसको टेस्ट करने के बाद हम वैरायटीज को अप्रूवल के मरे में लेके जाते हैं। फिर हम इनको पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में 56 लोकेशन हैं जिनके ऊपर हमारा जो पूरे पाकिस्तान के ब्रीडर जो मटीरियल डेवलप वो टेस्ट होता है। तो वेरिंग क्लाइमेटिक कंडीशन और फिर अर्ली सोइंग, लेट सोइंग, और उसमें डिफरेंट कलराठी ज़मीनों पे, पानी की कमी वाली ज़मीनों पे, तो इस तरह काश्त करके हम फिर मटेरियल देते हैं। इसी वजह से हमारा मटेरियल जो है वो सर्वाइव कर जाता है और वो पैदावार देता है। अगर आप बाहर की वैरायटी लगा के देखें, यहाँ जो बहुत से लोग आते हैं वो बीज बेचने के लिए करते हैं, फेसबुक पे भी होता है, कुछ कई इस तरह के लोग एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, तो इस तरह का मटेरियल जो वो कभी भी कामयाब नहीं हुआ यहाँ पाकिस्तान में। वो हमेशा जो है वो अच्छी पैदावार नहीं देता। हमारी वैरायटी जो है वो इसीलिए अच्छी पैदावार देती है कि वो इन मराहल से गुजर के आई होती है। एंड अगेन आई थिंक एक स्टेपल फूड होने की वजह से आई थिंक वीट की इम्पोर्टेंस और नीड बढ़ती जा रही है हमारे मुल्क में। क्या उस बढ़ती हुई नीड के साथ हम
कर पाएंगे। और आई थिंक ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्या हमारी गवर्नमेंट की तरफ से वो फैसिलिटीज़ किसानों को दी जा रही हैं, क्या उस तरह के प्लेटफॉर्म्स उनको दी जा रहे हैं जहाँ पर और ज़्यादा लोग वीट काश्त करना चाहेंगे। इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मुझे हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरियस चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी एंड वीट के हवाले से बात कर रहे थे, डिफरेंट इशूज़ जो कि एग्जिस्ट करते हैं एंड किस तरह से क्या स्पेशली आई थिंक जो इस वक्त पॉइंट मैं चाहूँगी कि हम बात करें जिसके बारे में, जिस तरह आपने कहा, क्या गवर्नमेंट की तरफ से किसानों को प्लेटफॉर्म्स दिए जाते हैं? क्या उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाती हैं? अगर कोई किसान काश्त कर रहा है, क्या उसको फेयर प्राइस मिलती है? गवर्नमेंट तो अपने तय पूरी कोशिश करती है कि किसानों को फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन असल में कुछ दरमियान में मार्केट की फोर्सेस ऐसी होती हैं जो कि खराबी पैदा करती है। मसलन इनपुट की जो जब बात करें, जैसे खादें हैं, तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दी है उसके ऊपर, डीएपी खाद के ऊपर, और यूरिया की सप्लाई भी गवर्नमेंट ने उसको यकीनी बनाने की कोशिश की है। ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे वो किसानों तक पहुंचे हैं। लेकिन जो हमारे जो मुआशरती प्रॉब्लम है जिसमें होर्डिंग एक है, एलिमेंट है, तो जो ये प्राइवेट डीलर्स हैं कि होर्डिंग कर लेते हैं खाद की, जिसकी वजह से खाद की प्राइसेस में हाइक आ जाता है, जैसे काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो दूसरा, जब प्रोड्यूस आती है फार्मर के पास, तो उस वक्त भी फिर चूँकि फार्मर बेचारे के पास उसकी फिनेंशियल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो वो जल्दी उसने उसको प्रोड्यूस को अपने को बेचना होता है ताकि वो अगली फसल के लिए जो प्रॉपर मैनेजमेंट उसकी जो कल्टीवेशन का प्रोसेस है वो शुरू कर सके। कपास है या राइस है या शुगर केन है, उस वक्त भी उसको एक्सप्लॉइट करते हैं उसकी मजबूरी को। जो एलिमेंट्स हैं जो हमारे सोशल निज़ाम में जो आड़ती वगैरह है, मंडी जो मार्केट के एलिमेंट हैं, वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसकी वजह से किसान को प्रॉब्लम आते हैं। तो गवर्नमेंट को इस सिलसिले में कोई ऐसे कंक्रीट स्टेप्स और मजीद लेने चाहिए जिससे किसान को वो हेल्प आउट कर सके, और वो जो अपनी उसको प्रॉपर जो, जैसे अभी हम बात कर रहे थे इंडिया में उन्होंने बड़ा अच्छा चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। फार्मर को एट दी डोर स्टेप उसको इनपुट्स अवेलेबल हैं। मैकेनाइजेशन का उनका जो निज़ाम है वो बहुत बेहतर है हमसे। तो इसके अलावा मार्केटिंग का सिस्टम है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि यहाँ थोड़ा सा गवर्नमेंट ने कुछ पाबंदियाँ वगैरह लगाई, जिसके नतीजे में वहाँ पे एजिटेशन हुआ, फार्मर्स ने पंजाब में एजिटेशन किया। तो गवर्नमेंट को कोशिश तो गवर्नमेंट करती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें पॉलिटिकल आंसर भी होता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से ये जो एलिमेंट्स हैं ना, जो होर्डिंग की वजह से और एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, जब उसने अपनी मार्केट में प्रोड्यूस अपना लेके जाना होता है, उस वक्त जो मसले पैदा होते हैं फार्मर के लिए। और लोग आना नहीं चाहते फार्मिंग की तरफ, एंड आई थिंक पूरी दुनिया में एक एफर्ट हो रहा है, एक इनिशिएटिव लिया गया है कि डिफरेंट तरह के आपके लिए आसानियाँ पैदा की जाए, आपको बेनिफिट्स दिए जाएं अगर आप फार्मिंग की तरफ आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम देखें तो इट्स द ऑपोजिट। गाँव वगैरह से लोग जो पहले फार्मिंग पे रिलाय किया करते थे, अब वो शहरों को मूव करें, नौकरियाँ तलाश करें। ये आपकी बात सही है। उसकी जो असल वजह है ना, वो ये है कि हमारी जो फार्म साइज है ना, वो बहुत कम हो रहा है। मतलब अब एक फार्मर था, उसके पास से 25 एकड़ जमीन थी जब पाकिस्तान बना। उसके बाद अब तीसरी नस्ल है उसकी जो जवान है, जो कि अब अगली नस्ल पे आगे पहले डिवीजन हुई, फिर अब थर्ड टाइम जब डिवीजन हुई है तो 1-2 एकड़ जो है वो अब लोगों के पास है। अब 1-2 एकड़ से जो कोई बंदा है ना, वो अपनी इतनी उसकी इनकम नहीं हो सकती कि वो अपने घर के जो अखराजात हैं वो चला सके, तो फिर मजबूरन लोग शहरों की तरफ जाते हैं। इसका हल तो एक है, बड़ा आसान सा हल है, लेकिन हमारे मुआशरती निज़ाम में वो कामयाब नहीं हो सकता। कोऑपरेटिव फार्मिंग मसलन एक जो गांव है उसके लोग मिलके कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए एक सोसाइटी बना लें, तो वो मिलके फसलें लगाएं, उससे उनको इनपुट भी आसानी से मिल जाएंगे, उनका मार्केटिंग का निज़ाम भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन फिर मसला वही आता है ना कि वो इस तरफ जाते नहीं हैं। वो फिर एक दूसरे से, आप गांव में आप देखें जाके, तो वहाँ फार्मर की आपस की लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म होती। मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है गांव की कल्चर का। वो तो ऐसे एक दूसरे की जिद है, लड़ाइयाँ नहीं उनकी खत्म होती हैं, तो वो अच्छे तरीके से मिल बैठ के
काम करें तो और इसको कोऑपरेटिव फार्मिंग से इम्प्लीमेंटिव मतलब खरीद सकते हैं वो फर्टिलाइजर की परचेज में भी वो उनको आसानियां होगी, उनको मार्केटिंग में भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, मार्केटिंग में उनको आसानी होगी। तो इसका हल ये है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ हमारे फार्मर जाएं, मिलजुल के बैठे, बजाय वो सियासी लड़ाइयों के गांव में जो इस तरह के काम होते हैं उनसे जरा थोड़ा सा बचें। अच्छा, अगर प्रोटेक्शन लॉस की बात करते हैं, क्या किसानों को डिफरेंट तरह के, जिस तरह से भी सैलाब में बहुत सारे किसान उनकी ज़मीनें, उनकी जो भी फसलें थी इनफैक्ट वो भी चली गई, तो क्या इस तरह के कोई लॉज मौजूद हैं जो कि हमारे किसान को प्रोटेक्ट करते हैं इस तरह के डैमेज या इस तरह के कैटास्ट्रोफी के अगेंस्ट? हाँ, ये ऐसा। लेकिन इससे पहले कि मैं अगर आपकी इजाज़त है, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है तो बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फातिमा? खैरियत? बिल्कुल जी। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात करे और कहाँ से बात करे? आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। मैं यूके से हूँ और अब मैं यहाँ सेटल्ड हूँ हैदराबाद में। जी जी। तो मैं भी बड़ा जिम्मेदार हूँ। मैं चाहता हूँ कि कौन सा बीज अच्छा रहेगा यहाँ चाइना से? जी बिल्कुल, चाइना से। चाइना का बीज जो जी 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 आप जी, वो चाइना का जो बीज है वो कैसा है? वो गंदम के लिए अच्छा सा कारगर साबित होगा? बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे जिनका सवाल मेरे से पूछ रहे थे, बट आई थिंक आप बेहतर आंसर कर पाएंगे। चाइना को बीज की वो बात कर रहे हैं, वो हमने शुरू में बात की ना, जब जो भी हम बाहर से सीड लाएंगे वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशंस अपनी हैं, वो हमसे मिलती नहीं है, वहाँ के इश्यूज और हैं, बल्कि जो बीमारी की जो रेसेस हैं वहाँ और डिफरेंट हैं, हमारे यहाँ ये डिफरेंट हैं। तो इस तरह फिर उनकी जो क्वालिटी नीड्स हैं, अब हम तो चपाती खाने वाले हैं ना, वो ब्रेड वगैरह खाते हैं और इस तरह की वो डिफरेंट है। अब बीज की भी बहुत सी किस्में हैं क्वालिटी के हिसाब से। और तो चाइना का जो बीज है, अभी जो तस्वीर में दिखाया गया था, अभी इसके जो चली थी वो ड्यूरम वीट की तस्वीर थी। तो ड्यूरम वीट जो है ये बेसिकली पास्ता और मैक्रोनी वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। ये दैट्स नॉट ए ब्रेड वीट और चपाती वाली ये वीट नहीं है। हमें तो अपने हिसाब से डेवलप करनी है, हम तो इस हिसाब से करते हैं। तो चाइना का बीज आप ले आए, चाइना के हाइब्रिड की जहाँ से बड़ी देर से लोग ला के बेच रहे हैं, तो मैंने खुद उस पर ट्रायल किए हैं, तो उसकी जो पैदावार है हमारी जो आम वैरायटी है उनसे भी कम होती है। अच्छा, तो वो हमारी एनवायरमेंट कंडीशन को भी मुताबिकत नहीं रखती। अच्छा, क्या कौन सी रेकमेंड करेंगे? बिकॉज आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि सोच रहे होंगे कि कौन सी वैरायटी का इस्तेमाल करना। हमारी जो वैरायटीज हैं, जैसे हमारी वैरायटीज में एक अभी जो नंबर 1 वैरायटी है एरिया के हिसाब से भी अकबर 19 है। अकबर 19। हाँ, उसमें एक खूबी ये है कि वो बीमारी को कुव्वत मुदाफित रखती है, उसमें पैदावार की उसकी ज्यादा है। इसमें एक एडिशनल जो चीज़ है हाई जिंक है, वो उसके दाने में जो जिंक की मिकदार है ना, वो बाकी जो गंदम की किस्में हैं उनसे ज्यादा है। तो जो रिकमेंडेड लेवल है 35 ppm, उससे वो ज्यादा है, उसका 38 तक उसकी है उसमें जो अवेलेबल जिंक है। फिर उसके अलावा हमारी नई किस्मों में दिलकश है, सुबहानी है, फिर एक अभी हमने अरूज के नाम से एक नई वैरायटी को करवाई है, वो है। फिर हमारी पुरानी वैरायटी में अनाज है, अनाज बेहतरीन चपाती की क्वालिटी की हामिल है। फिर उजाला है जो कि लेट सोइंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जो जैसे अभी शुगर केन के बाद अभी मिलें चली हैं, तो अभी दिसंबर में लोगों ने बीट लगानी है, उसके लिए वो बेहतरीन किस्म है। फिर हमारे साउथ पंजाब की किस्में हैं, सादक और नवाब भी हाई जिंक वैरायटी है। फिर हमारे थल की किस्में हैं, फ़ख्रे बखर है, निशान है, बकर स्टार है। बरानी के लिए हमारी किस्म है MA21 है, बरानी 17 है। तो इस तरह हमने हर रीजन के लिए मुख्तलिफ किस्में बनाई हुई हैं, जो कि मुख्तलिफ हमारे जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उनके हिसाब से वो दे आर बेस्ट चॉइस। अच्छा, फोर्टिफाइड फूड्स आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोशिश की जाती है फोर्टिफाइड हो, एंड जो भी उनकी पॉपुलेशन की नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी की जा सकती हो। तो पाकिस्तान में क्या इस वक्त फोर्टिफाइड वीट या कोई और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जा रही है? जी बिल्कुल, हमारी जो मैं 2 वैरायटीज़ का आपको नाम बताए हैं, अकबर है और नवाब है,
उसके अलावा हमारी जो किस्म है जिंकोल है, जिंकोल की थोड़ी सी पैदावार कम है बाकी की निस्बत, वो भी फोर्टिफाइड वीट है, उसमें हाई जिंक है। तो हमारे तकरीबन हमारे इंस्टीट्यूट में जो भी क्रॉप्स की वैरायटीज रिलीज होती हैं उनमें हम जो उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी है ना, इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन, इन टर्म्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, इन टर्म्स ऑफ स्टार्च और जो भी है ग्लूटन, मतलब जो भी किसी क्रॉप के जो भी अहम पैरामीटर्स हैं क्वालिटी के हवाले से, हम उनको परखने के बाद ही हम रिलीज करते हैं। हमें एट द टाइम ऑफ अप्रूवल मुख्तलिफ लेबॉर्टरीज के टेस्ट जो हैं उनके साथ प्रूफ लगाना पड़ता है कि इनमें ये जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी के हवाले से इनके जो पैरामीटर हैं दे आर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाइड फॉर आवर वैरायटी ऑफ दैट क्रॉप। एंड इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू पर एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मिल जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे वीट के हवाले से, फोर्टिफाइड वीट के हवाले से भी बातचीत की, इनकी तरह से कौन सी डिफरेंट वेराइटीज़ मौजूद हैं जो कि फोर्टिफाइड हैं इस मोमेंट पर। अपने डिस्कशन को रैप अप करने की अगर हम कोशिश करें, क्या रिकमेंड करेंगे इस वक्त किसानों फार्मर्स को, किस तरह कोप कर सकते हैं वो डिफरेंट इश्यूज जो कि एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ? एक तो ये है कि वो मुतनासिब जो इस्तेमाल है खाद का करें। अगर किसी वजह से फास्फोरस वाली खादें वो बुझाई के वक्त नहीं डाल सके या पोटाश वाली खादें बुझाई के वक्त नहीं डाल सके तो वो फर्स्ट इरीगेशन के साथ यानी कि पहले पानी के साथ उसको इस्तेमाल कर लें। टाइम पे पहला पानी लगाएं जब वो तकरीबन क्रॉप को फसल को उगे हुए 15 से 20 दिन हो जाए उस वक्त पहला पानी लगाएं। अगर चावल के बाद काश्त की है तो वो उसको 30 दिन के बाद पहला पानी लगाएं। फिर एक्सेसिव इरीगेशन से अवॉइड करें, पानी ज़्यादा ना लगाएं, फसल की ज़रूरत के मुताबिक पानी लगाएं। फिर जो नाइट्रोजन की खाद की बकिया जो आधी खाद तो वो इस्तेमाल कर लेंगे पहले पानी के साथ ही, बाकी या कुछ बुझाई के वक्त तो कुछ पहले पानी के साथ, उसके बाद भी अगर कोई ज़रूरत है खाद के इस्तेमाल करने की तो वो उसको जो है दूसरे पानी के साथ इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि जनवरी के एंड तक खाद की जो दूसरी किस्त है नाइट्रोजन की वो भी इस्तेमाल करें। फिर जैसे फोर्टिफाइड वीट की बात और जिंक की जो फर्टिलाइज़र है जिंक सल्फेट वो भी ज़रूर रिकमेंडेशन के मुताबिक इस्तेमाल करें। उससे भी जो है हमारी गंदम की जो प्रोडक्ट है उनमें जिंक की मिकदार बढ़ती है। और बैलेंस खाद से जो है ना वो उसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है उसमें जो अवेलेबिलिटी ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो भी ज़्यादा है। बोरान अब स्प्रे है वो भी कर सकते हैं, आयरन वाली ऐसे अवेलेबल हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट उसका वो स्प्रे कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ पैदावार बढ़ेगी बल्कि जो गंदम की हमारी क्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ बायोफोर्टिफाइड वीट या अदर जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसकी क्वालिटी के वो भी इम्प्रूव होंगे। तो दूसरा ये है कि उसकी अपनी फसल पे बेतहाशा स्प्रे ना करें। जो प्राइवेट कंपनीज वाले हैं ना ये बहुत ही फार्मर को मिसगाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए और गैर जरूरी स्प्रे इस्तेमाल करते हैं। हमारी वैराइटीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह किसी स्प्रे की जो कीड़े या बीमारियों के खिलाफ है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बुझाई के वक्त उसको मुनासिब जहर लगा लें जिससे कुछ बीमारियां जो हैं सॉइल बॉर्न हैं डिजीज़ उनके खिलाफ मुदाफ़त मिलती है। लेकिन उस फोलियो स्प्रे की हमारी वैराइटीज़ को कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इनमें इतनी रेजिस्टेंस है कि ये उसको मुख्तलिफ बीमारियों और कीड़ों को बर्दाश्त कर सकती हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया कोई ऐसी एपिडेमिक वबा की शक्ल आ भी जाए तो जो हमारे महकमा ज़राअत का अमला है उस इलाके में उनके मशवरे से स्प्रे करें, क्योंकि ये वरना बहुत गलत किस्म के स्प्रे जो ज़रूरत ही नहीं होती उन बीमारी के खिलाफ वो कारामद भी नहीं होते वो स्प्रे करवा देते हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट बचे खुचे प्रोडक्ट बेचने के लिए। अच्छा, क्या किसी तरह की ऐसी चीज़ों को भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि जैसे अगर एक फसल है वो उतनी अच्छी नहीं है पैदावार या ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, ज़्यादा पक गई है, क्या वो कोई इस तरह की चीज़ें भी इस्तेमाल की जाती हैं ताकि उसको उसकी जो कंडीशन है वो थोड़ी बेहतर लगे? नहीं, ऐसी तो चीज़ें कोई इस्तेमाल नहीं होती। जिस तरह से स्प्रे होता है उससे जरा आपकी जो फल के ऊपर अगर आप कर देते हैं तो वो आपको ताज़ा लगने फ्रेश लगने लगेगा। वो क्योंकि वीट तो ये ग्रेन है, इसको फ्रेश करने के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल होती इसमें। बस यही अगर आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे ना, क्रॉप की बैलेंस फर्टिलाइजर होगी तो वो दाने की वैसे ही चमक जो है वो ज्यादा अच्छी होगी। खासतौर पोटाश वाली जो खाद है ना उससे इफेक्ट आता है, पता चलता है वो इफेक्ट आता है। प्रोडक्ट की जो लुक है ना वो बड़ी
बेहतर नजर आती अच्छा, है। पेस्टिसाइड्स की भी आपने डिफरेंट स्प्रेज की बात की जो नहीं करने चाहिए, क्या ये सेहत के लिए भी नेगेटिव असर? डेफिनेटली जो एक ही तो क्रॉप है हमारे पास जो कि हमारी स्टेपल फूड है, जिसके ऊपर हम अभी जहरों का इस्तेमाल को से बचे हुए हैं, और अगर इस पे भी होनी शुरू हो जाए तो नो डाउट आप रेजिडुअल इफेक्ट तो आते हैं, हर पेस्टिसाइड के आते हैं। एंड सॉइल की अगर हम बात करते हैं या इरिगेशन की बात करते हैं, हमारा ऑफ कोर्स पानी भी पोल्यूटेड है, हम जानते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट किस तरह से सॉइल में जा रहा है, पानी में जा रहा है, क्या ये भी वीट में बाद में सारा है जो भी हमारे एरियाज हैं नियर टू द सिटीज जहाँ जो सीवरेज का पानी है वो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है, तो वहाँ के जो प्रोडक्ट हैं उनमें उनके रेजिडुअल इफेक्ट तो आते हैं। खासतौर पे हमारे जो लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे पालक है या दूसरी वेजिटेबल्स हैं जो कि शहरों के साथ वाली ज़मीनों पे लगती हैं, तो उनमें ज़ाहिर है वो जो ऐसे हैजर्डस एलिमेंट होते हैं जैसे लेड है और आर्सेनिक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनमें आती तो हैं और फिर वो ज़मीन को भी ख़राब करते हैं। अल्टीमेटली उससे इफेक्ट तो आता है। तो देखें, नेचुरल जो चीज़ें हैं, आप सही पानी जो है उसका इस्तेमाल करें, नहर का पानी इस्तेमाल करें और ट्यूबवेल का पानी, फिट वाटर इस्तेमाल करने से जो है वो जो प्रोडक्ट है जैसी उसकी वो लुक होगी या उसकी जो फ्री फ्रॉम रेजिडुअल इफेक्ट्स होगा, वो फिर वो जहाँ पे सीवरेज का पानी इस्तेमाल होता है या कोई बेतहाशा केमिकल इस्तेमाल करते हैं ज़मींदार, तो उससे तो वो बहुत बेहतर है। इम्पोर्ट के हवाले से क्या आपको लगता है, क्या सूरत हाल है, क्या अभी भी हमें इम्पोर्ट करवानी पड़ेगी और कितनी मिकदार में करवानी पड़ेगी? गवर्नमेंट ने कुछ इम्पोर्ट करने की तो हैं, टेंडर वगैरह किए हैं, लेकिन असल में अगर हम अपना मार्केटिंग सिस्टम जो हमारा है ना उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, ये स्मगलिंग वीट की हम किस तरीके से रोक लेना, तो मेरा ख्याल है हमें फिर इम्पोर्ट की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। तो वो हमें उतनी तकरीबन इम्पोर्ट करनी पड़ती है जितनी हमारी वीट स्मगल आउट हो जाती है अफगानिस्तान की तरफ और दूसरों की तरफ। इससे थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस किस तरीके से हो जाए तो मेरा ख्याल है हमारे पास तकरीबन वीट इतनी होती है जितनी हमारी ज़रूरत है। कुछ कभी थोड़ी सी कम होती है, कभी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है मौसमी हालात के हिसाब से। तो अगर हम थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस इस पे स्मगलिंग पे कर लेना तो मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है कि हमें इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वीट की। अच्छा, किसान को एजुकेट करने के लिए करंटली गवर्नमेंट की तरफ से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? और जिस तरह आप रिसर्च करते हैं, डिफरेंट तरह की वेराइटीज़ भी बनती हैं और इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है कि क्या कितना पेस्टिसाइड होना चाहिए, कितना आपको इरिगेट करना चाहिए ऑल दैट, लेकिन क्या ये इन्फॉर्मेशन किसान तक पहुंचाई जा रही है? किसान के पास तकरीबन वो वेल अवेयर है, इंफॉर्मेशन उसके पास एक्सटेंशन हमारा जो एजेंट है वो हम उनको ट्रेनिंग करते हैं हर साल उनकी। हम उनको जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं, टेक्नोलॉजी में जो नई इनोवेशन हैं, जो नई वैरायटीज़ हैं, हम उनके बारे में उनको आगाह करते हैं। फिर वो वैसे ही लेके किसान तक जाते हैं, वहाँ फार्मर डे करते हैं, वो किसान तक वो पहुँच रही हैं सारी चीज़ें। लेकिन असल मसला जो है ना किसान का वो उसकी फिनांस है। उसके पास इतनी सख्त नहीं होती वो खाद खरीदे, वो अपने पेस्टिसाइड खरीदे, वो बीज खरीदे, तो फिर वो बीज भी घर का इस्तेमाल कर लेता है, खाद भी वो अनबैलेंस यूज करता है, तो वो प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिस नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी पैदावार जो है वो कम हो जाती है। जहाँ अवेयरनेस का जो इशू है ना वो तो किसान को गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म बनाया उस तक पहुँच रही है। असल मसला ये है कि जो इनपुट की सप्लाई है वो किसान तक उनकी जो सही कीमत पे और सही वक्त पे वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्या कोई इस तरह की एप्लीकेशन भी बनाई जा सकती है या कोई भी वेबसाइट जहां पर किसान ये सारी इंफॉर्मेशन डिजिटली एक्सेस कर सकते हो, जिसमें क्या वक्त सही है पानी देने के लिए, क्या वक्त सही है काश्त करने के लिए? एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो हमारा वो ऐसे काम कर रहा है, उन्होंने ऑनलाइन जो है सर्विस मुहैया की हुई है, ऐप्स भी अवेलेबल हैं फार्मर के लिए। लेकिन असल में थोड़ा सा ना मसला ये भी है कि हम जो जनरलाइज हमारी होती हैं रिकमेंडेशंस, अब एक मुरब्बे में 25 एकड़ होते हैं, 25 एकड़ के पे यकसा जो है ना एक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वो जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन फार्मर को खुद करनी पड़ती है। ठीक है, एक किला नंबर 1 पे कुछ और कंडीशन होगी, किला नंबर 25 पे कुछ और कंडीशन होगी। कोई कहीं को रेतला पैच होगा जमीन में, कहीं कोई चिकनी मिट्टी होगी, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा फार्मर को अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है। वो करते हैं फार्मर, उनको पता है कैसे मॉडिफाई करना है।
सिर्फ मसला सिर्फ एक ही मसला है, उनको आप अच्छा मार्केटिंग का निज़ाम दे दें, उनको आप इनपुट्स जो हैं जिनमें खाद है, पेस्टिसाइड हैं, आप मुनासिब कीमत पर मुनासिब वक्त पर सप्लाई कर दें, एडल्ट्रेशन से फ्री हों, तो पैदावार हमारा किसान पैदावार ले लेगा। इस वक्त किसान को सबसे ज्यादा आपके ख्याल में किस चीज की जरूरत है? अच्छी पॉलिसीज की। और क्या पॉलिसीज होंगी वो? मैंने वो कहा ना कि वो उसको इनपुट्स जो हैं वो प्रॉपर कीमत पे प्रॉपर टाइम पे अवेलेबल हों, एडल्ट्रेशन फ्री हों, मिलावट से पाक हों यानी कि, और मार्केटिंग का निज़ाम सही हो, जिसमें उसको जब जो गवर्नमेंट ये खरीदती है गंदम वगैरह, तो वो तकरीबन उसको प्रॉपर प्राइस मिल जाती है। जब गवर्नमेंट थोड़ा सा कम करती है उस पर तवज्जो देना उसके जो मार्केटिंग पे, तो प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये इनके छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिनसे हम अपने किसान को इनकरेज कर सकते हैं। अच्छा, क्या आने वाले वक्त में लगता है लोग फार्मिंग की तरफ जाएंगे? फार्मिंग की तरफ लोग जाना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं लेकिन ये हार्ड वर्क है, मुश्किल काम है। क्योंकि मैं खुद एक फार्मर भी हूँ। अच्छा। मुझे पता है ये कितना मुश्किल काम है। आपको जो है ना 24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है फसल के ऊपर। अगर आप लाइफ स्टॉक से वाबस्ता हैं, जो ये भी एक चीज है, इसके हिस्सा है एग्रीकल्चर का, तो वहां तो छुट्टी कोई नहीं होती। अच्छा, 2025 तक कहते हैं या 2030 तक कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स, पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जहां पे इवन दो हमारा कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग में बहुत कम रहा है, लेकिन इम्पैक्ट सबसे ज्यादा दिखने लगेगा फार्मर के लिए और गंदम के लिए, पैदावार के लिए। उसका क्या मतलब होगा? इम्पैक्ट तो हमने इसी साल देख लिया। बिल्कुल, ऑलरेडी हमने देख चुका है इस साल भी। तो सिर्फ इम्पैक्ट ये है कि फार्मर सिर्फ एक तो उसकी जो प्रॉपर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी उसको इस्तेमाल करे, जो रिकमेंडेड वैरायटीज हैं वो लगाए, बैलेंस फर्टिलाइजर का यूज करे, और इरिगेशन का जो है शेड्यूलिंग वो प्रॉपर रखे। फिर हमने जो नई टेक्नोलॉजीज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे बेड प्लांटिंग है, और यानी कि खेलियों के ऊपर गंदम की काश्त है, तो इस तरह की जो टेक्निक्स हैं, इनोवेटिव टेक्निक्स, उनको अपनाए, जो कि हम फार्मर को आगाह करते रहते हैं। क्योंकि ज़्यादा बारिशों में अगर बारिश ज़्यादा हो जाए ना, तो पानी फिर वो उन खाड़ियों में चला जाता है। ऊपर जो सतह है ना ज़मीन की, वो कंपैरेटिव, उसका रूट जोन कंपैरेटिवली फ्री रहता है, जिससे उसकी प्रोडक्शन पे नुकसान नहीं होता। तो इस तरह की इनोवेटिव टेक्निक्स अपनाना पड़ेंगी हम फार्मर को भी। वो जो रिकमेंडेड वैरायटीज और इनोवेटिव टेक्निक्स, ये इसका हाल है। एंड ऑफ कोर्स जहां पर डिफरेंट फैक्टर्स को आप चेंज कर सकते हैं, क्या ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट भी आने वाले वक्त में कुछ इकदाम किए जा सकते होंगे? हमारा जो एक साइंटिस्ट का जो काम है ना, वो तो यही है कि ऐसी किस्में बनाए जो कि बदलते हुए मौसमी हालात में भी अच्छी पैदावार दे सकें, ऐसी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या ऐसे काश्तकारी के ऐसे तरीके दरियाफ्त करे जिससे वो इन इफेक्ट से, इन असरात से जो ग्लोबल वार्मिंग के हैं या क्लाइमेट चेंज के असरात उनसे महफूज रह सके। जैसे मैंने पहले बात की है कि हमारी वैरायटीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जान है कि वो बर्दाश्त कर सकती हैं, और हमने ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी डेवलप की हुई हैं। हम फार्मर को आगाह करते रहते हैं कि आप बेड प्लांटिंग करें, रिच सोइंग करें, या रेजिड्यू मैनेजमेंट, अपने रेजिड्यू को आपके छोड़ें, आग ना लगाएं, बल्कि उनको ज़मीन पे ही रहने दें। तो ऐसी ड्रिल्स अवेलेबल हैं जो कि उसमें वो काश्त कर सकती हैं। इस तरह की जो टेक्निक्स हैं ना, इनोवेटिव टेक्निक्स, जिनको हम RCTs भी कहते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज, इनको अपनाए, और हमारी तो इंशाअल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम जो है मौसमी जो असरात है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसका मुकाबला ना कर सकें। हमारा साइंटिस्ट जो है वो वेल अवेयर है। बिल्कुल, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।